वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक वन शॉट देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट का जो पूरा की डायोड्स के बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। काफी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। टोटल इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक जनरल सेक्शन है आपका, इसमें से काफी सारे पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं। पीएन जंक्शन डायोड से भी आपके काफी सारे पीवाईक्यूज पूछे हैं और आपका जो स्पेशल पर्पस डायोड है इससे भी पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं। सो एग्जाम में जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो तीनों ही सेक्शन में से चीजें पूछी जा रही हैं। तो हमें गारंटी नहीं है कि भाई वो कहाँ से देगा कहाँ से नहीं देगा, तो हम इस पर्टिकुलर यूनिट को पूरी तरह कवर करने वाले हैं। प्लस मैं अगर इजी और डिफिकल्टी के बारे में बताऊं तो ये जो यूनिट है ये सबसे ज्यादा इजी यूनिट है। ठीक है, तो अगर आपका मन हो रहा है कि मैं किसी चीज को छोड़ देता तो वो छोड़ने वाला काम आप इस यूनिट से मत करिए। आगे और भी यूनिट्स है जिसमें काफी टफ चीजें हैं पढ़ने के लिए, है ना। छोड़ने वाले काम जो है हम वहां पर करेंगे। इस पर्टिकुलर यूनिट में कुछ भी छोड़ने वाला काम हमको नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी यूनिट है और एकदम हाथ के मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। ऑब्वियसली थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते डेफिनेटली एक ना एक टॉपिक तो हर यूनिट से छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या छोड़ना है वो डेफिनेटली बता दूंगा मैं। साथ ही साथ में ये एक वन शॉट वीडियो है और आप लोगों को पता होगा कि मैं सारे वन शॉट वीडियोस में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कराता हूँ, करेक्ट। तो वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। साथ ही साथ में एक चीज मैं हमेशा निकाल के रखता हूं कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हैं। तो पिछले 3 से 4 सालों में जो भी सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं, इन सब का डिस्कशन होगा। साथ ही साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि आप जो भी ये पीवाईक्यूज हमको डिस्कस करा रहे हैं, ठीक है, तो अगर इन पीवाईक्यूज की पीडीएफ मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, है ना। तो सारे ये जो पीवाईक्यूज हैं जितने भी आपके आईएमपी क्वेश्चंस हैं उन आईएमपी क्वेश्चंस के अगर थोड़े सॉल्यूशंस मिल जाते एक जगह तो बहुत अच्छी बात हो जाती, है ना। तो मैंने बना दिया है गाइस, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिसको पूरा वन शॉट वीडियो नहीं देखना है, जिसको सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चेकआउट करने हैं रिवीजन पर्पसेस के लिए। तो मैं पहले वो बता देता हूं ताकि पूरा वीडियो देखने में तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, अगर तुम सिर्फ पीडीएफ के लिए आए हो तो ठीक है ना। और अगर पीडीएफ देखने से पहले मैं तुम्हें सजेस्ट यही करूंगा कि तुम इस वीडियो को पूरी तरह देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है। ठीक है, हर एक पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं तुम्हें कि याद कैसे रखने हैं, बिकॉज रट्टाफिकेशन वाला काम मैं करता नहीं हूं, ठीक है ना। हालांकि स्टिल रिवीजन के लिए जो पीडीएफ चाहिए है तुमको जिसमें इन सबके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में ही मिलेंगे, ठीक है। आपका सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये देखिए बीएक्सी के नाम से मैंने एक सेक्शन बना दिया है, दिस इज द सेक्शन गाइस, ठीक है। ओके, सो बी एक्स सी 50+ मार्क्स फिक्स्ड, जितने भी पी वाई क्यूज आई एम पी क्वेश्चन है वो सब इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर डाल रखे हैं मैंने। और अगर आप एक्सेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप उसे क्लिक करके इस वाले को ढूंढ लीजिएगा, बी एक्स ई डाल के मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो देखना है यहाँ पे दो सेक्शंस मिलेंगे, नोट्स का सेक्शन मिलेगा एंड आई एम पी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे आपको यूनिट नंबर 1 के नोट्स एक्सेस करना है, क्लिक करो। इस तरीके से जो कुछ मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ उस सब के पूरी तरह से नोट्स आपको जो है वो एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे गाइस, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आईएमपी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी एक एक करके मैंने लिख के बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी है यहाँ पे। आगे पहले भी जो पीवाईक्यूज पूछ रखे हैं उनके सॉल्यूशंस कैसे लिखने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। और इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यही चीज़ लिखनी है, बिकॉज देखो यार बहुत सारे पीडीएफ में बहुत अलग अलग चीज़ें गिवन होती है। तो हम लोग चैट जीपीटी से भी बहुत भतेरी चीज़ें उठा उठा के बनाते हो। मेरा सजेशन है यार उधर जाने से अच्छा है 30-35 रुपए का प्राइसिंग है, क्लिक करो परचेज करो और यहाँ से सॉल्यूशंस देखो, बिकॉज ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से है चीज़ें, ठीक है ना। तो जो सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसमें कितना जवाब लिखना है, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चन तुम्हारे 3-4 नंबर के ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है, जो लिमिटेड चीज़ें तुम्हें लिखनी है और किस भाषा में लिखनी है, एकदम सिंपल सरल भाषा में लिखनी है। तो वो तुम्हें पीवाईक्यूज और उनके सॉल्यूशंस, कंपैरिजन का सवाल आया तो तुम्हें कंपैरिजन इस तरीके से बताना है, ठीक है। इंडिविजुअल डेफिनेशन का सवाल आया है तो डेफिनेशन तुम्हें इस तरीके से दिखानी है। तो ये सब कुछ मैंने बना के डाल दिया है। कहाँ मिलेगा ये, तुम्हें मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग। प्ले स्टोर में सर्च करोगे सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग तो वहां पर भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। ये वाला उठाना है। अभी प्राइसिंग इसका 45 चल रहा है गाइस। अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइसिंग रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइसिंग 30 रुपीज रहता है, ठीक है ना। देख लो 30 रुपीज
मे भी मिल सकता है तुम्हें, कभी कभी 40 रख देते हैं, कभी कभी 45 रख देते हैं, तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। आई डोंट थिंक कि 30 40 45 कोई बड़ी बात है तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, कभी कभी प्राइसिंग 60 70 भी जाता है, तो बेहतर यह है कि अभी 60 70 ना होके 40 30 40 का प्राइसिंग चल रहा है, तो आप अभी के अभी खरीद लें तो आपको थोड़ा सा मिल जाएगा उसमें, ये सब कुछ पीडीएफ है, सॉल्यूशंस वगैरह, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो मैंने बता दी, और अब मैं चाहता हूं कि मैं शुरुआत करूं अपने सेशन की। तो इस सेशन में वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस आंसर्स भी दिखाने वाला हूं। जो पीडीएफ में दिखा रहा था वो रेफरेंस के लिए तुम एज अ नोट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे हम, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको 3 सेक्शन में बताया गया है, बता दिया है, और हर सेक्शन से आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट जो ये वाला सेक्शन है ना, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स की बात हो रही है, जिसमें इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस आपके इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्टिव पैसिव से ही पूछे गए हैं। तो शुरुआत भी हम इसी से करेंगे गाइस, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हो तो नवंबर 2025, अप्रैल 25, इनफैक्ट अगर आप 26 या 27 में भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये क्वेश्चंस इतने बार पहले पूछे हैं तो 2026-27 में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इनको करना ही करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला सेक्शन जो कि इस बारे में है, जनरल चीजों के बारे में है, ओके, है ना। तो जनरल चीजों में देखो, हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं, हमें एवोल्यूशन भी पढ़ना है, हमें ट्रेंड्स भी देखने हैं, ठीक है ना। हालांकि एक अच्छी बात क्या है कि एवोल्यूशन से आज तक कभी भी प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा नहीं है, ट्रेंड्स से भी आज तक कभी भी प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। वो पूछता है तो सिर्फ इन दोनों सेक्शन से पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पैक्ट क्या है इंडस्ट्री और सोसाइटी में, वो बता दीजिए, और एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो बता दीजिए, और इनका कंपैरिजन बता दीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहां से पूछेगा ही नहीं कभी। देखो, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो अगर यहां से कभी नहीं पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट लाने के लिए यूनिवर्सिटी यहां से भी चीजें पूछ सकती है। तो छोटा सा आंसर रहता है एवोल्यूशन का, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप एवोल्यूशन का भी आंसर देख लें, ठीक है ना। उसके बाद डेफिनेटली मैं ये वाला तो करा दूंगा, ओके। चलिए, एवोल्यूशन की बात करते हैं। एवोल्यूशन को आपको ना 3 सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो रही थी तो सबसे पहले क्या बनाया गया था, सबसे पहले डायोड बनाया गया था, ठीक है। अब जब डायोड बनाया गया था ना, सो डायोड के बनने के बाद में ज्यादा कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज थी नहीं, डायोड उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, उतने अच्छे से सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी नहीं कर पाता था, ठीक है। सो डायोड से एक बेहतर चीज बनाई गई और उसका नाम है ट्रायोड, ठीक है ना। और ऑब्वियस ही बात है, जब ट्रायोड बना तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर का समय आ चुका था, ठीक है ना। तो आपको अपने आंसर में वर्ल्ड वॉर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम चीज़ें तो तभी डेवलप हुई है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, है ना, तो वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते एक और चीज नई बना दी गई जिसका नाम था ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। अभी जो ट्रांजिस्टर है ना, इसके बनने के बाद में एक्चुअल में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आ गया था, एक तरीके का रेवोल्यूशन आ गया था। इस ट्रांजिस्टर का बहुत सारा इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में भी किया गया था, और वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में इस ट्रांजिस्टर का सारा इस्तेमाल कहाँ करने चलने लगा, इंडस्ट्री में करने चलने लगा, ठीक है। तो यही जो चीजें मैंने आपको बोली है ना, यही चीजें आपको अंग्रेजी में लिख देनी है कि शुरुआत कैसे हुई थी, डायोड बना के। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जब इन्वेंट हुआ था, है ना, तो क्या बनाया गया, वैक्यूम डायोड बनाया गया, ठीक है। थोड़ी सी अंग्रेजी है। उसके बाद एक भाई साहब ने क्या किया, वैक्यूम ट्रायोड बना लिया, क्योंकि डायोड उतना अच्छा काम नहीं करता था, ट्रायोड से सिग्नल्स क्या होते थे, एम्पलीफाई हो जाते थे, ठीक है। आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ट्रायोड बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ट्रायोड मतलब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, और उसके बाद फिर रेडियोस का और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल शुरू हो गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर पे आप बोलोगे कि यार मेन रेवोल्यूशन ट्रांजिस्टर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंड ट्रांजिस्टर वही चीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी खुद की पहचान मिली थी। अगर ट्रांजिस्टर नहीं बना होता तो खुद की पहचान नहीं मिलती। तो आपको वही चीजें लिखनी है कि यार 3 साइंटिस्ट थे, तीनों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो उन्होंने एक चीज बनाई जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या था कि ट्रांजिस्टर जो था उसने इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया, खुद की आइडेंटिटी दी, ठीक है ना। और उसके अलावा और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ट्रांजिस्टर क्या होता है क्या नहीं होता है वो डेफिनेटली अगले यूनिट में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और आपका सिलेबस भी ऐसा बनाया गया है, जैसे अगर आप इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, डायोड पढ़ना है। हम जैसे ही अगले यूनिट में जाएंगे तो अगले यूनिट में हम किसको पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। हमें से बता देना कि ट्रांजिस्टर से मेन काम शुरू हुआ था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई थी वो डायोड से हुई थी। बेसिक अंग्रेजी है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो तो वो जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ में सारे नोट्स के फॉर्म में गिवन है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, पीडीएफ उठा सकते हो, ठीक है, जाके। ओके,
चलिए, अब आ जाते हैं हमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। ठीक है, देखो, इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्री एंड सोसाइटी में हमें जो जवाब लिखना है उसमें हमें इंडस्ट्री के बारे में भी बताना है और सोसाइटी के बारे में भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कहीं से भी कोई पीडीएफ उठा लेते हैं या फिर कुछ चैट जीपीटी से उठा लेते हैं और फिर उसको डाल देते हैं। देखिए, कुछ बुरी बात नहीं है चैट जीपीटी यूज करके लिखना या चीजें करना, पर तुम एक बात को समझो, तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है वो अलग है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की अपनी डिमांड्स हैं, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की अपनी बुक्स है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक एग्जामिनर है। ठीक है, उस एग्जामिनर को कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अगर ये चीज़ लिखी है बच्चे ने एग्जाम में तो ही आपको मार्क्स देना है, अगर उसने ये चीज़ें एग्जाम में नहीं लिखी है तो मार्क्स नहीं देना है। तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा तुम्हें मार्क्स कितने मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारा चैट जीपीटी डिसाइड नहीं करने वाला तुम्हें मार्क्स कितने मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ, आई नो थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा तुम्हें सुनने में कि ऐसा क्यों, बट जो है सो है यार, अब आ गए हो यूनिवर्सिटी में तो आ चुके हो। ठीक है ना। तो बात सिंपल सी है कि क्या ऐसा लिखें कि इस सवाल पे मुझे मार्क्स मिले। ठीक है ना, वो समझना जरूरी है। तो देखो, जब तुम इंडस्ट्री और सोसाइटी की बात करते हो ना, तो सबसे पहले अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं जिसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट आया है, ठीक है, तो वो है तुम्हारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब बेसिकली जो गाड़ियां वाड़ियां बनती है ना उसके बारे में। ठीक है, तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहला। ओके ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो गाड़ियां बन रही है उन गाड़ियों का मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी काम आने वाला है। प्लस जब गाड़ियां असेंबल होती है तो असेंबली में भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और यही चीज़ आपको अंग्रेजी में लिखनी है कि गाड़ी की असेंबली में भी होगा, मेकिंग में भी होगा और असेंबली में भी होगा। कैसे लिखेंगे, सिंपल अंग्रेजी है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियां जब बनेगी तो अलग अलग पार्ट्स बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, दरवाजा अलग से बनेगा, आपका सीट्स अलग से बनेगी, ठीक है, गाड़ी की छत अलग से बनेगी, पूरा बॉडी अलग से बनेगा, है ना। तो कटिंग की जाती है ना अलग अलग मेटल पार्ट्स की, और सीएनसी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है उन मेटल पार्ट्स को कट करने के लिए, है ना। तो गाड़ी की जो मेकिंग है उसमें सीएनसी एनसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है और डेफिनेटली वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है ना। सो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपका सबसे पहला चीज़ सीएनसी एनसी मशीन्स का हो गया। दूसरा, रोबोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अलग अलग रोबोट्स मिलकर क्या करते हैं, गाड़ी को असेंबल करते हैं। तुमने यूट्यूब वगैरह में देखा होगा वीडियोस कि अलग अलग रोबोट्स मिलकर गाड़ी को असेंबल करके बना रहे हैं। तो जो रोबोटिक मशीनरी है उसका मेन काम क्या है, पेंटिंग करना गाड़ी की। हाथ से तो पेंट होता नहीं है, ऑब्वियसली रोबोट्स ही पेंट करते हैं, और गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करना। ठीक है, सो इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो तुम्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लिखना ही लिखना है। ठीक है ना। एक बार ऑटोमोबाइल लिख दिया तो उसके बाद फिर इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम है नहीं तुम्हें। दूसरा ज्यादा तुम्हारा डिफेंस। ठीक है, डिफेंस नाम सुनते ही तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि जो भी मिसाइल्स होती हैं वो रेडार्स के थ्रू ही गाइड की जाती हैं। ठीक है, प्लस जो बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं मूवीज वगैरह में देखा होगा वो ग्लासेस वगैरह पहनते हैं, नाइट विजन ग्लासेस वगैरह, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। तो तुम्हारे नाइट विजन ग्लासेस हो गए, तुम्हारी मिसाइल्स को गाइड करना है। ठीक है, नाइट विजन कैमरास हो गए, करेक्ट है ना, इन सब में आपको डिफेंस में इस्तेमाल होगा। वही चीज़ अंग्रेजी में लिखी है, पीडीएफ एप्लीकेशन से उठा के इस चीज़ को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों डेफिनेटली लिखना ही लिखना है, क्योंकि पहला वाला इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है और दूसरा वाला जो है वो सोसाइटी में, डिफेंस सोसाइटी का सबसे बड़ी चीज़ है, तो डिफेंस का सोसाइटी के थ्रू आ गया। ठीक है, चलिए, अगला मेडिकल एंड कम्युनिकेशन। तो मेडिकल अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है और सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है और सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट रहता है। ठीक है, अगेन रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तुम जब भी बीमार पड़ते हो, घर में कोई बीमार पड़ा होगा, उसका ईसीजी वगैरह कराया जाता है, सोनोग्राफी वगैरह कराई जाती है, तो जो ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी, इन सब में यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो वही चीज तुम्हें लिख देनी है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। कम्युनिकेशन, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या ही कम्युनिकेशन होगा, ना तुम्हारा जियो चलेगा ना तुम्हारा कोई एयरटेल चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, राइट। सो कम्युनिकेशन का सिर्फ मतलब तुम्हारा मोबाइल फोन नहीं होता है, रेडियो वगैरह भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, करेक्ट है ना। तो रेडियो स्टेशन हो गए, ऑब्वियसली मोबाइल यूज करना है तो सैटेलाइट की हेल्प से ही आपका मोबाइल कम्युनिकेशन चल रहा है, करेक्ट है ना। सो वी कैन कनेक्ट विद अदर सेट ऑफ पीपल। सो ये चीजें आपको मेंशन कर देनी है, ये तीनों चीजें मेंशन करनी है। बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी कोई पीडीएफ से आंसर लिख देते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर 2 नंबर देके छोड़ देता है, और फिर तुम फेल हो जाते हो और फिर तुम मुझे आंसर शीट भेज के पूछते हो कि मैंने तो लिखा था, मेरे को 4 में से 2 ही नंबर क्यों दिया। इसलिए दिया क्योंकि जो तुम्हारा सवाल है वो इंडस्ट्री और सोसाइटी दोनों के इम्पैक्ट के लिए पूछा गया था। तुम सिर्फ ऑटोमोबाइल या डिफेंस, एक दो चीजें देख के छोड़ आते हो,
लेकिन एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई साहब जो मेडिकल कम्युनिकेशन इन सब के बारे में लिखेगा उसको ही 4 में से 4 नंबर देने का, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको ही 5 में से 5 नंबर देने हैं। जो नहीं लिख रहा है इन सब के बारे में उसको 2 नंबर देके एग्जामिनर छोड़ देता है। तो प्लीज समझिए थ्योरेटिकल पेपर कोई मजाक नहीं है, ठीक है, जिसको आप टाइम पास में निकाल लेंगे। आप वैसे ही थोड़ा सा कम पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो बेहतर है कि जितना पढ़ रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से लिखें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करके दिया आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी सेक्शन में। तुम्हारा एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में है। एक्टिव और पैसिव में वो तुम्हें एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन भी पूछ सकता है और उन दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि दोनों आंसर्स का फॉर्मेट तुम्हें दिखा देता हूं। हालांकि सिर्फ एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन देख लोगे तो तुम्हारे लिए वो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में। देखिए सबसे पहले ना डेफिनेशन मैं तुम्हें बता दूंगा, बट अगर तुम्हें डेफिनेशन याद करनी है ना तो डेफिनेशन से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा इसके एग्जाम्पल्स। एक बार तुम एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल देख लोगे ना तो तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं पहले। जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव में मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस ये होता है कि पैसिव कंपोनेंट्स जो हैं वो कभी भी किसी भी टाइप के पावर को एम्पलीफाई करने में काम नहीं आएंगे। ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब क्या है कि उस पावर को बढ़ाना। एम्पलीफाई का बेसिकली मतलब क्या होता है कि उस पावर को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। ठीक है, या फिर किसी भी टाइप का आपका वोल्टेज है, ठीक है ना, या किसी भी टाइप का आपका करंट है तो उस करंट को एम्पलीफाई करना या वोल्टेज को एम्पलीफाई करना, तो ये सारा जो काम है आपके पैसिव कंपोनेंट्स कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ना, पावर को एम्पलीफाई करना, वोल्टेज को एम्पलीफाई करना, ये सब काम जो कंपोनेंट्स कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को हम क्या बुलाते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स बुलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही चीज आपको डेफिनेशन में लिखनी पड़ेगी भाई, जो एम्पलीफाई कर देगा वो एक्टिव है, जो एम्पलीफाई नहीं करेगा वो क्या है? पैसिव है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुमको। एक्टिव कंपोनेंट्स में तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स और सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये चीज पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब खत्म हो चुकी है। और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है? सेमीकंडक्टर्स पे। ठीक है ना, तो तुम्हें एग्जाम में भी सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स के बारे में क्या लिखना है। सेमीकंडक्टर्स में तुम डायोड्स के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो याद करो वर्ल्ड वॉर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कहाँ हुई थी? डायोड से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, डायोड से थोड़ा बेहतर क्या बना था? ट्रायोड बना था। और ट्रायोड के बाद में फाइनली रेवोल्यूशन किसकी वजह से आया था? ट्रांजिस्टर की वजह से आया था। थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया है। ठीक है ना? ऑल्सो देखो यार, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ तो तुम इसे 1.5x की स्पीड में थोड़ा यूट्यूब पे फास्ट करके देख सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा स्लो जा रहा है तो। बट स्किप मत करना प्लीज, देख लेना, सुन लोगे एक बार तो एग्जाम में मेरी बातें याद आती रहेगी लिखने के टाइम पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्टिव कंपोनेंट्स में तो मैं डायोड्स ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल है ही, एफईटी लिख देना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, अगले यूनिट में पढ़ने वाले हैं इसको। तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं ना, ये पावर को एम्पलीफाई या वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के काम आते हैं। ठीक है ना? फिर पैसिव कंपोनेंट्स के नाम सुन के तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो रजिस्टर, रजिस्टर तो क्या करता है? उल्टा करंट के फ्लो होने को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो रजिस्टर कभी भी पावर को एम्पलीफाई करने के काम आ सकता है क्या? वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के काम आ सकता है क्या? नहीं। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर तो एनर्जी को स्टोर करता है उल्टा, तो वो एनर्जी को कभी बढ़ा नहीं सकता। इंडक्टर्स भी क्या करते हैं? इट अगेन स्टोर करते हैं। तो आपके कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, जिसने भी बी डबल ई अगर पढ़ लिया है तो उसको पता होगा। अगर तुमने बी डबल ई नहीं भी पढ़ा है, तुम्हें नहीं है इस सेमेस्टर में, तो भी टेंशन मत लो, इन सब के बारे में तुम वहां पढ़ने वाले हो। पर ऊपर ऊपर से जान लो कि ये जो होते हैं ना, ये किसी भी पावर को एम्पलीफाई नहीं करते हैं। ठीक है, बस पावर का इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए। सो आई होप थोड़ा सा एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये जो चीज मैंने बताई है ना आपको कि पावर को एम्पलीफाई करेगा, वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा, ये लोग कौन करते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन में भी आपको क्या करना है? यही चीज लिखनी है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन दिखा देते हैं आपको, है ना? सो पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है, इसलिए ऑब्वियसली आप इस टाइप का चार्ट एग्जाम में बना के आएंगे कि यार एक्टिव कंपोनेंट्स में हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर्स ऑब्वियसली क्या करेंगे? वही जो मैंने आपको बताया कि आपकी सिग्नल्स को, आपकी एबिलिटी को, डिवाइस की एबिलिटी को क्या करेंगे? एम्पलीफाई करेंगे। वो पावर का गेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में, सिंपल हिंदी में बोल सकते हो कि वो सिर्फ पावर को कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, बल्कि उस पावर को क्या कर रहा है? बढ़ा भी रहा है।
वो हो गया आपका एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, वो एक्टिव पावर को भी बढ़ा सकता है, वोल्टेज को भी बढ़ा सकता है, करंट को भी बढ़ा सकता है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसे हवा में तो नहीं चलेगा, आपको पावर सोर्स देना पड़ेगा, और जनरली ये सब किस पावर सोर्स पे काम करते हैं? डीसी पावर सोर्स पे काम करते हैं। ठीक है ना। तो आपका डायोड हो गया, आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब डीसी पावर सोर्स पे काम करते हैं, और वो उस पावर को बढ़ाने का काम भी करते हैं, है ना, वोल्टेज करंट को भी बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल्स आप अगर लिखना चाहें तो आप इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, बट जैसे मैंने समझाया था इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेमीकंडक्टर्स न्यू टेक्नोलॉजी है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स के आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, ये मॉडर्न टाइम्स में यूज हो रहे हैं आज के दिनों में। डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है। अब जैसे एक्टिव कंपोनेंट्स की एबिलिटी थी कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, वैसे ही पैसिव कंपोनेंट्स क्या करेंगे? पैसिव कंपोनेंट्स एम्पलीफाई नहीं करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन में हम सब नो नो करके लिखें, है ना, कि भाई ये पावर को बढ़ाएंगे क्या? नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक्टिव नहीं है वो क्या कहलाते हैं? पैसिव। तो ये डेफिनेटली कैन नॉट एम्पलीफाई, दे कैन नॉट एम्पलीफाई, दे कैन नॉट डू दिस, दे कैन नॉट डू दैट, और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो ना ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल बढ़ा सकते हैं, ना ही वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, ना ही पावर को बूस्ट कर सकते हैं। ये सब पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वही चीज उसकी अंग्रेजी में लिखना है। जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप इस पीडीएफ को उठा सकते हैं। 30 40 50 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उठा लेना। ओके, चलो। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जितना मैंने तुम्हें एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में अभी बोल बोल के बताया है, वही चीजें पॉइंट्स के फॉर्म में लिखी है। यही चीजें पॉइंट्स के फॉर्म में लिखी है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सो फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से पीडीएफ उठा लेना, पीएक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करके। ठीक है, और देख लेना ये सब चीजें। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पे, जो कि है हमारा डायोड के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जब शुरुआत हुई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत किससे हुई थी? डायोड से हुई थी। किसी भाई साहब ने क्या बनाया था? डायोड बनाया था। ठीक है ना। तो डायोड जो है वो दो शब्द, ये देखो, डी आई मतलब डाय मतलब टू, और डायोड के बाद क्या बना था तुम्हारा? ट्रायोड बना था। ठीक है, ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री। तो डायोड मतलब मुझे दो लोगों के बारे में बात करनी पड़ेगी, ट्राई मतलब थ्री के बारे में। थैंकफुली ट्रायोड है नहीं तुम्हारे सिलेबस में अभी, तो हम डायोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो लोगों से मिलकर कुछ तो बन रहा है। ठीक है। अच्छा, ये किस टाइप के डायोड के बारे में पढ़ना है हमको? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो वो कौन सी दो चीजें हैं जिससे डायोड मिलके बनता है? एक तुम्हारा पी जंक्शन होता है, दूसरा तुम्हारा एन जंक्शन होता है। कुछ लोग इसको एनपी भी बोलते हैं, कुछ पीएन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब तुम्हें शायद थोड़ा सा इसका बेसिक समझ में आ रहा होगा कि डायोड दो लोगों से मिलकर बनता है। हम अगर पी एन जंक्शन डायोड बोल रहे हैं तो वो पी और एन से मिलकर बनता है। तो पी क्या होता है, एन क्या होता है? ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना, क्योंकि तुमने पढ़ा ना सेमीकंडक्टर्स में ही तुम्हें काम करना है। ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी जानना पड़ेगा, बिकॉज सेमीकंडक्टर की हेल्प से ही तो क्या बनते हैं? डायोड बनते हैं। और जब सेमीकंडक्टर को जान लेंगे तो हमें डायोड का कंस्ट्रक्शन भी समझ में आएगा, वर्किंग भी समझ में आएगा, डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आएंगे, और अलग अलग टाइप के जो डायोड्स हैं वो भी समझ में आ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? थोड़ा सा सेमी कंडक्टर्स को जान लेना है, उसके बाद ही डायोड समझेगा। ठीक है। तो जैसे कि नाम है हमारा सेमी कंडक्टर, ठीक है, और सेमी कंडक्टर्स में तुम्हें डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, एफईटीज हैं, ये सब इस यूनिट में पढ़ने के लिए नहीं है। लकीली इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ डायोड्स पढ़ने के लिए है, और जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है ना। जैसा सेमीकंडक्टर का नाम है, ये पूरी तरह से कंडक्टर नहीं है गाइस, है ना। तो अगर तुम देखोगे कि जो पूरी तरह से कंडक्टर है होता है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ सेमी कंडक्टर मतलब पूरी तरह से कंडक्टर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आता है ना। तो इट इज समथिंग बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कि पूरी तरह से कंडक्टर भी नहीं है, पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं है, कहीं दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला टाइप जिसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है, जैसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, दीज आर वेरी रेयरली यूज्ड गाइस। ठीक है ना। और दूसरा वाला टाइप जो है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल में किए जाते हैं। ठीक है ना। अभी तक कुछ रटने का है नहीं, याद भी नहीं रखना है, बस थोड़ा दिमाग में रख लो कि दो टाइप के होते हैं। एक्सट्रिंसिक वाले थोड़ा कॉमनली यूज किए जाते हैं, और पढ़ना भी मेजरली हमें एक्सट्रिंसिक के बारे में ही है। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कोई इंट्रिंसिक है एक्सट्रिंसिक है? ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब नो इम्प्योरिटी, नो इम्प्योरिटी मतलब शुद्ध। ठीक है ना। ओके, जैसे जो वो लोग बोलते हैं ना, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। ठीक है,
और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं अंडा भी खा लेता हूँ, तो ये थोड़े क्या हो गए, मतलब कहने को वो भी वेजिटेरियन हुए हैं, बट अभी तुम लोग बोलोगे कि हाँ बेहतर एग्जांपल, मैं चिकन नहीं खाऊंगा लेकिन उसकी ग्रेवी खा लूंगा, ठीक है ना। सो इम्प्योर, पूरी तरह से प्योर वेजिटेरियन नहीं है। सिंपल एग्जांपल याद रख सकेंगे आप, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, इंट्रिंसिक। मतलब क्या है कि कोई प्योर वाला बंदा है, उसमें आपने थोड़ी सी क्या कर दिया, इम्प्योर चीजें डाल दी, है ना। ओके, मतलब कोई शुद्ध शाकाहारी था, उसको तुमने पूरा चिकन नहीं खिलाया, थोड़ी सी ग्रेवी खिला दी है, ठीक है ना। तो वो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा इम्प्योर हो जाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना। तो जो ऑलरेडी तुम्हारे इंट्रिंसिक होते हैं सेमीकंडक्टर, जो कि पूरी तरह से प्योर होते हैं, उन इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर्स में तुम थोड़ी सी क्या करते हो, इम्प्योरिटी डाल देते हो, तो वो क्या बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, थोड़े से इम्प्योर हो जाते हैं। अगेन इसको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बस सुन लो क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज समझ लेते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम है, ठीक है, सिलिकॉन एटम बढ़िया एग्जाम्पल रहता है। तो दिस इज योर सिलिकॉन एटम। ओके, अब इस सिलिकॉन एटम में क्या हो रहा है, सिलिकॉन एटम का एक एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से कंबाइन हो गया, सिलिकॉन एटम का दूसरा एटम दूसरे वाले से कंबाइन हो गया, तीसरा एटम इसके तीसरे वाले से, और चौथा एटम चौथे वाले से। तो सिलिकॉन के ये चारों अलग अलग चारों से कंबाइन हो गए। तो ये क्या कह सकते हो आप, ये पूरी तरह से प्योर है, इसमें सारा सिलिकॉन 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 भरा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं थोड़े से इम्प्योर वालों की बात करूं, ठीक है, जैसे ये हो गया, है ना। अब देखो बहुत सारे सिलिकॉन्स के बीच में एक क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है ना। ना द थिंग इज कि इसके पास टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो बंदा है ना, इसके पास टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ओके, तो एक एक से कंबाइन हो गया, दूसरा दूसरे से कंबाइन हो गया, तीसरा तीसरे से कंबाइन हो गया, चौथा चौथे से कंबाइन हो गया, और जो पांचवा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रह गया। इस क्यों, क्योंकि ये इम्प्योर था, राइट, इसलिए एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। जैसे कि एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, वैसे ही आपको होल भी मिल सकता है, ठीक है ना। अब जैसे इसके पास कितने थे, ये पी वाले के पास में, मतलब इसको फॉस्फोरस बोल सकते हैं, क्या फॉस्फोरस, ये इट इज कॉल्ड एज अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम, ठीक है ना। पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम, ठीक है। और ये जो है ना, ये बेसिकली तीन ट्राइवेलेंट है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ में गया, दूसरा दूसरे के साथ में गया, तीसरा तीसरे के साथ में गया, और चौथा तो है ही नहीं इसके पास, क्योंकि इसके पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो गया ना, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। होल मतलब आप इसे क्या बोलोगे, वेकेंसी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे जगह क्रिएट हो जाती है ना। तो सिलिकॉन 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 के बीच में आप एक ट्राइवेलेंट आपने डाल दिया, जिसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, जिस वजह से एक इम्प्यूरिटी होल क्लियर हो गया। वैसे यहां पर देखो, सिलिकॉन 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 के बीच में आपने एक पेंटावेलेंट एटम डाल दिया, पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिस वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके घूमने लगा। तो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है ना, कि इनका नाम पड़ जाता है क्या, इम्प्योर, मतलब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। और यही सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन और वैकेंसी होने की वजह से आसानी से क्या हो जाता है, कंडक्शन हो जाता है, इनमें आसानी से क्या हो जाता है, कंडक्शन हो जाता है ना। सो ये सेमी कंडक्टर्स थोड़े बेहतर वाले होते हैं, इसीलिए कॉमनली यूज होते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मूवमेंट की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, कभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के होने से, कभी थोड़ी सी वैकेंसी के होने से, ठीक है। चलिए, अब आता है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड समझने से पहले तुम यही देख लो, जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। जब आपके पास एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और जब आपके पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा होल होता है, ठीक है ना। तो जब होल एक्स्ट्रा होता है तो उस टाइप को हम क्या बुलाते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। तो जो तुम आगे जाके पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ने वाले थे ना, तो वो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो इन दोनों से जुड़ के ही बनेगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड। मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला एक होल वाले के साथ में क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला एक होल वाले के साथ में जुड़ेगा, जुड़ने से क्या बनेगा, एक पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये पीएन जंक्शन डायोड बन कैसे रहा है वो समझ में आ गया होगा। अब अगर वो समझ में आ गया है तो इसका मतलब आपको आगे की चीजें जो है वो भी आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो हमने कहा था दो लोग हैं हमारे पास, एक पी वाले एक एन वाले। एन वालों के पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एन वाले के पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। पी वाले के पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्री होल होता है। ठीक है। अब देखो यहां दोनों में एन वाला कौन सा पी वाला कौन सा तुम बता दोगे, है ना। जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास, बहुत सारे एटम्स के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो हो गया तुम्हारा एन टाइप। ठीक है। और जहां बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे ये होल्स घूम रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप। ठीक है। और जब इस पी टाइप और एन टाइप को आपस में एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो ये क्या करते हैं, बहुत करीब लाने पे क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो ये जुड़ के क्या बनाते हैं, दिस क्रिएट्स, है ना, ये जुड़ के बनाते हैं एक पी एन जंक्शन। ठीक है ना। जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक एरिया पे जुड़ रहे हैं, पी और एन जुड़ रहे हैं, तो पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। हाँ जी बढ़िया, समझ में आ गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे से चिपक के जुड़ के क्या बना देगा, एक पी एन जंक्शन डायोड बना देगा। ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन में वही चीज रखी जो मैं अभी अभी बोल रहा था कि एन टाइप और पी टाइप जुड़ के पीएन जंक्शन डायोड बनाएगा। इसकी वर्किंग कैसे होती है आगे सिखा दूंगा। ठीक है। तो अभी के लिए एटलीस्ट आपको हो क्या रहा है, ये डायोड बनता कैसे है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे कंस्ट्रक्शन पूछा गया है पीएन जंक्शन डायोड का। तो कंस्ट्रक्शन में आपको पता होना चाहिए कि पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स मिलके बनाते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है 1.5x में आप अपने वीडियोस को देखते चलिए। ठीक है ना। और चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आती रहेगी। ठीक है ना। कहीं ना समझ में आए तो स्लो कर लेना। ठीक है। तो पी एन जंक्शन डायोड समझ में आया, हाँ जी समझ में आया। ठीक है। पी वाले एन वाले से जुड़ेंगे और पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा क्या क्या लिखना है इसमें और इसकी वर्किंग कैसे होती है और चीज़ें वर्क कैसे करती है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ओके हाँ। तो देखो यार थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूँ कि पीएन जंक्शन डायोड काम कैसे करेगा, क्योंकि एग्जाम में काफी पूछा गया है। तो जब ये जुड़ते हैं ना आपस में, है ना, तो तुमको क्या पता है इनके बारे में, ये पी वाले हैं जिनके पास होल्स हैं और ये एन वाले इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वाले कैसा चार्ज हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोलेंगे कि ये कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और तुमको पता है कि जब कोई पॉजिटिव किसी नेगेटिव के पास में आता है तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जाते हो, एक जंक्शन बनाने के लिए, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना। और थोड़े से जो होल्स हैं वो यहां से इधर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव साइन जरूर बनाया गया है, पॉजिटिव बनाया गया है आपको दिखाने के लिए कि ये होल्स हैं। और यहाँ नेगेटिव बनाया गया दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में आए, ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि नेगेटिव थोड़े से इधर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव थोड़े से, क्योंकि एक दूसरे को खींचेंगे ना आपस में, एक दूसरे से बिखरेंगे इसे। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, एक यहाँ पे जंक्शन तैयार हो जाता है। इस जंक्शन को हम क्या बुलाते हैं, डिप्लीशन रीजन बुलाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम में इसका लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। बस दिमाग में रख लो, क्योंकि आगे जो पढ़ना है उसमें ये काम आने वाला है। ठीक है ना। तो आपस में ये लोग गुल मिलकर क्या बनाते हैं, एक डिप्लीशन रीजन बनाते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स साथ में एक दूसरे के साथ में ऐसे ऐसे रह रहे होते हैं। ठीक है। चलिए ओके। यही चीज की अंग्रेजी मैंने यहाँ लिख रखी है, बाद में पढ़ना हो तो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है ना। थोड़ा चलो दिखाई देते हैं। सो इमेजिन टू रीजन्स स्टक टुगेदर, दो रीजन्स हैं, एक एन टाइप का और एक पी टाइप का, अपोजिट्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें पूरी तरह से होल्स होते हैं, होल्स मतलब वो बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। जो एन टाइप है उसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, आपस में जुड़ेंगे, है ना। सो नेचुरली क्या होगा कि पी वाले जो हैं वो इधर भागेंगे, एन वाले इधर जाएंगे, आपस में ये लोग कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद में एक जोन तैयार करेंगे जहां आपस में ये लोग कंबाइन हो रहे हैं। और जोन को हम क्या बुलाते हैं, डिप्लीशन रीजन बनाते हैं। ठीक है ना। और इस डिप्लीशन रीजन को ब्रेक करने के लिए एक सर्टेन वोल्टेज लगता है, अगर ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चला जाएगा। ठीक है ना। ये वोल्टेज क्या होता है आगे समझ में आएगा, बट इतना जान लो कि जुड़ के एक रीजन बनाते हैं जहां पे ये लोग थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। चलिए
अब देखिए एग्जाम में जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना, तो एग्जाम में आपसे कंस्ट्रक्शन भी पूछा जा रहा है और वर्किंग भी पूछी जा रही है, ठीक है ना। सो आपसे प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया सुन लो पहले, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें पीएन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन पूछा गया है, साथ ही साथ में फॉरवर्ड बायस क्या होता है वो भी पूछा गया है, ठीक है। और रिवर्स बायस क्या होता है तुम्हें वो भी पूछा गया है। तो तुम्हें ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस भी समझाना है, रिवर्स बायस भी समझाना है, और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है वो भी समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ये, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन के चक्कर में तुम क्या आंसर लिखोगे? कंस्ट्रक्शन का आंसर तुमने समझ लिया है कि कंस्ट्रक्शन में मुझे ये आंसर लिखना है, मुझे पहले ये बनाना है, उसके बाद में मुझे ये बनाना है, और कंस्ट्रक्शन में मुझे इस भाषा को लिख देना है कि ये दोनों इस तरीके से जुड़ के एक डिप्लीशन रीजन बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको ब्रेक किया जा सकता है एट अ सर्टेन वोल्टेज। ये तुम्हारे कंस्ट्रक्शन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे जाके और दिखा दूंगा बेहतर शब्दों के थ्रू। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में तुम्हें क्या लिखना है, तो पहले समझो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता क्या है, ठीक है। देखो, जो होल्स वाला सेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? पी वाला सेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव्स होते हैं यहाँ पे। और जो ये वाला सेक्शन उसको क्या बोलते हैं हम? एन वाला रीजन, ठीक है। इसमें सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव्स होते हैं, है ना, होल्स हैं, और इसमें सारे क्या होते हैं? नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। हमारा जो बैटरी होता है ना, ठीक है, बैटरी के ऐसे टर्मिनल्स होते हैं, करेक्ट, तुमने देखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव वाला बना रहा हूं और एक टर्मिनल नेगेटिव वाला, ठीक है ना, नेगेटिव वाले टर्मिनल को मैं अगर नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं और पॉजिटिव वाले टर्मिनल को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, बैटरी उठाई मैंने और उस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इससे क्या होगा कि इस टाइप की बायसिंग को हम क्या बुलाते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। रिवर्स बायस क्या होगा? इसी का उल्टा। तो थोड़ी देर बाद रिवर्स बायस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें इस कनेक्टिविटी को ढंग से बना के दिखा देता हूं, है ना। तो मैंने बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ा वाला टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो पॉजिटिव होता है उसको मैंने पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया है, जो छोटा नेगेटिव होता है उसको मैंने नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया है। इस वाली बायसिंग को क्या बुलाते हैं हम? फॉरवर्ड बायसिंग। अब खाली इतना लिख के नहीं छोड़ देना है, तुम्हें बताना पड़ेगा इस फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है करके, ठीक है। तो समझो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है। अब क्योंकि तुमने इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहां कनेक्ट किया है, ये नेगेटिव टर्मिनल को यहां कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो बाहर भी पॉजिटिव और अंदर भी पॉजिटिव, करेक्ट। बाहर भी पॉजिटिव और अंदर जो होल्स हैं वो भी पॉजिटिव। इधर देखो, नेगेटिव टर्मिनल को यहां कनेक्ट किया, मतलब बाहर भी नेगेटिव और अंदर भी नेगेटिव। अब सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है ना। जैसे मैग्नेट देखो, ऐसे करोगे तो चिपक जाएगा, लेकिन मैग्नेट को उल्टा करके किया, नॉर्थ नॉर्थ पोल, तो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना। तो होगा क्या कि ये इधर का पॉजिटिव, होल्स के पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब जो होल्स हैं वो कहां भागने की कोशिश करेंगे? इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे होल्स जो हैं वो इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे। क्यों भागेंगे? कि इधर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो उसको दूर भेज रहा है वो, ठीक है। वैसे ही ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा, तो नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से दूर भागने की कोशिश करेंगे। किस तरफ भागने की कोशिश करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने की कोशिश करेंगे। तो अब इनको सपोर्ट मिल गया, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर भागने का मौका मिल गया, सारे होल्स को इधर भागने का मौका मिल गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा 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 और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होकर निकल रहा है। होल्स, ठीक है। होल्स कैसे निकल रहे? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मैंने ऐसे रेड किया हुआ है, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो है लाल वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरीके से फ्लो होकर निकल रहे हैं। किसका फ्लो है? ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। होल्स की अगर मैं बात करूं तो होल्स कहां से आ रहे हैं? होल्स इधर पुश किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर पुश होंगे, होल्स इधर आएंगे, इधर फ्लो होते होते यहां से इस डायरेक्शन में होल्स जो हैं वो फ्लो होकर निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन है ये होल्स के फ्लो होने का डायरेक्शन है ना। ओके, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है? करंट भी फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में होल्स फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है? करंट भी फ्लो करता है ना। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन हमें हमेशा याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे उस डायरेक्शन में भी करंट मूव करेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में ये होता है, ओके। नाउ ऑब्वियसली क्या हुआ, एक डिप्लीशन रीजन बना हुआ था, तुमने बाहर से लगा दी बैटरी, बाहर से तुमने लगा दी बैटरी, तो बैटरी की वजह से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स को शक्ति मिल गई,
क्या शक्ति मिल गई? बैटरी लगाने की वजह से नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने लगा, है ना, इस साइड पुश करने लगा। और जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो अपने इन होल्स को इस साइड पुश करने लगा। ठीक है, तो पुश करने लगा तो क्या हुआ कि ये लोगों ने इस बैरियर को क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होने शुरू हो गए और होल्स ऐसे फ्लो होने शुरू हो गए। होल्स की डायरेक्शन करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो फॉरवर्ड बायस में इस तरीके से आपका काम होता है। ठीक है, अच्छा, अचानक से लगाते ही फ्लो होना स्टार्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है फ्लो होने के लिए। ठीक है, इसीलिए भी आपको एक कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उसको बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो उसको भी तुम यही समझ लोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, तो उसमें हम जनरली मेरे ख्याल से, हाँ, करंट को जो है हम एक्स एक्सेस में रखते हैं, वोल्टेज को वाई एक्सेस में रखते हैं। ठीक है, करंट को एक्स एक्सेस में। तो होता क्या है कि जैसे ही तुमने बैटरी लगाई तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगा तो थोड़ा सा ही करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करंट जो है वो फ्लो होना शुरू होगा। और धीरे धीरे वोल्ट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं। ठीक है, करंट जो होता है वो तुम्हारा वाई एक्सेस में होता है, माफ कीजिएगा थोड़ी गलती हो गई थी। करंट वाई एक्सेस में होता है, वोल्टेज जो होता है वो एक्स एक्सेस में होता है। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। एक मोमेंट के बाद क्या होगा ना, एक मोमेंट के बाद क्या होगा कि बहुत जोर से आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक सर्टेन वोल्टेज पे क्या होगा, बहुत हाई अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा था वैसे वैसे करंट थोड़ा ही बढ़ रहा था। ठीक है, और एक मोमेंट आया जब एकदम से करंट बहुत तेज बढ़ गया। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे जैसे बैटरी अपना पावर बढ़ाती जाती है, ठीक है, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को और शक्तियां मिलती जाती है। और एक मोमेंट आता है जब बैटरी इतना पावर दे देती है कि इलेक्ट्रॉन्स इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो डिप्लीशन रीजन को थर्ड से तोड़ के फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, होल्स तोड़ के फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। और उस मोमेंट पे आप बोलते हो कि बहुत हैवी करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो आपसे एग्जाम में वी आई कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, तो फॉरवर्ड बायस की जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है। लिखना कैसे है, अगेन जो सुन रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ बना के डाल रखी है एप्लीकेशन में, स्टेप बाय स्टेप आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे है चीजों को। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या तुम्हारा फॉरवर्ड बायस। ओके, जितना अंग्रेजी, जितना भी मैंने तुम्हें समझाया कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, बैटरी लगाते हैं तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलता है तो फ्लो होना शुरू होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होते हैं, करंट ऐसा फ्लो होता है, ये सबको अंग्रेजी कैसा लिखना है वो भी अंग्रेजी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना। सो हाँ, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी तक तुमने सिंबल नहीं देखा था। तो अगर तुम्हें कभी भी बोला जा रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड बना के दिखाइए तो आपको पीएन जंक्शन डायोड को कुछ इस तरीके से बना के दिखाना है। ठीक है ना। और ये होता है आपका पीएन जंक्शन डायोड। तो ये वाला साइड हमेशा पी साइड कहलाता है, ये वाला साइड हमेशा एन साइड कहलाता है, और होना भी चाहिए। देखो, जैसे बैटरी हो ना, बैटरी की तरह याद रखिएगा आपको, अगर बैटरी को ऐसा कर देंगे तो बैटरी का ये बड़ा वाला पॉजिटिव साइड कहलाता है, छोटा वाला नेगेटिव साइड कहलाता है। तो ये हो गया पी, ये हो गया एन। बैटरी से ही थोड़ा आगे जाके क्या बन जाता है तुम्हारा, डायोड बन जाता है। ठीक है ना। तो तुम बैटरी वाले सिंबल की तरह इसको याद रख सकते हो। ओके, तो डायोड का जो सिंबल है वो ऐसा दिखता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। आपको आगे जाके कई बार इसका सिंबल यूज करना पड़ेगा और कई आंसर्स में भी लिखना पड़ेगा। दिस इज अ सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ये वाला साइड पी का, ये वाला साइड एन का, है ना। जैसे यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम बना के दिया गया, इस डायग्राम को हम बोलते हैं क्या, सर्किट डायग्राम। ठीक है ना। तो इस पूरे सेक्शन को ना दिखा के हमने इसको सर्किट के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है ना। तो इस पूरे की जगह हमने क्या बना दिया, एक पी एन जंक्शन डायोड बना दिया, है ना। इसका ये सिंबल है। देखो, ये बड़ा वाला साइड पी वाला साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये छोटा वाला साइड एन वाला साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। तो ये क्या हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में हमेशा क्या होता है तुम्हारा, करंट फ्लो होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो पॉज करके चाहे तो नोट कर लो, कि हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, क्यों फ्लो होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन्स को शक्ति मिल जाती है इस बैटरी के थ्रू, जिस वजह से करंट फ्लो होता है। बैटरी के थ्रू भी क्यों शक्ति मिलती है, क्योंकि हम पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। पॉजिटिव वाला इधर पुश करने लगता है होल्स को, नेगेटिव वाला इधर पुश करने लगता है इलेक्ट्रॉन्स को। ये पुशिंग क्या करती है, बैरियर को क्रॉस कर देती है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब करंट का फ्लो होगा। ठीक है, चलिए, थोड़ी अंग्रेजी वही चीज की लिखा है कि कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल टू द पी साइड, नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड, वही चीज किया था।
दिस पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टुवर्ड्स द जंक्शन, ये इधर पुश करेगा, ये इधर पुश करेगा, ठीक है। और इससे डिप्लीशन रोज रीजन क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, फिर क्रॉस हो जाएगा और फिर करंट जनरेट होगा और काम बढ़ जाएगा, है ना। allowing the high current to flow like an open switch। ओपन स्विच ये शब्द इस्तेमाल बहुत बार किया जाएगा और एग्जाम में भी पूछा था, तो इस ओपन स्विच को ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या कि हमारा फॉरवर्ड बायस बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपका जो करंट है वो क्या करता है सर, फ्लो करता है। और फॉरवर्ड बायस में करंट के फ्लो होने से हम बोलते हैं कि भाई मेरा स्विच जो है वो क्या है, एक ओपन स्विच है ना। मतलब अगर तुम घर पे लाइट का बटन ऑन करते हो, बटन ऑन करते हो तो करंट फ्लो करता है, मतलब स्विच ओपन किया तो करंट फ्लो करता है, स्विच बंद किया तो करंट फ्लो नहीं करता। तो फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो करेगा, इट इज कॉल्ड एज ओपन स्विच। आगे स्विच का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए सब बता दिया, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड बायस तो हमने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है? तो रिवर्स बायस में भी तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड ही बनाओगे, ठीक है ना, बस उल्टा कर दोगे। यहां पे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया था, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया था, अब उल्टा कर देंगे। अब हम क्या बोलेंगे कि यहां पर मैं करूंगा पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट, और यहां नेगेटिव को कर दूंगा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट। मैं अगर उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। करके दिखा दीजिए, चलिए करके दिखाते हैं, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या करना है हमको, उल्टा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो किससे आगे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से कनेक्ट होगा इधर आके, है ना। और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो ये किससे आगे कनेक्ट होंगे, आपके पॉजिटिव से। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर होना चाहिए, नेगेटिव, छोटा वाला नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। तो कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। समझ गए? ठीक है, थोड़ा बेहतर तरीके से अगर बना देते तो बना देते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव वाला होल्स से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव वाला इधर से कनेक्ट होगा। अब इधर क्या होगा काम, इधर देखो बहुत बेहतरीन काम होता है, समझो अब इस चीज को। ये भाई साहब क्या है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, और अंदर क्या है, ये लोग होल्स हैं। तो देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया यहां पर, और ये अंदर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, इन होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये टर्मिनल क्या करेगा, इन होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो सारे होल्स जो हैं वो इस एरिया में इकट्ठे होने लगेंगे। वैसे ही ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, कहाँ जा रहा है, ये अंदर इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होने, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं। तो मतलब क्या हुआ, आपका पॉजिटिव टर्मिनल आके इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस बार इलेक्ट्रॉन्स कहाँ खींच रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं। तो इस रीजन में सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे। तो अब हुआ क्या, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ भाग रहे हैं, और सारे होल्स जो हैं वो इस तरफ भाग रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो रीजन है ना, ये और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर भाग रहे हैं, होल्स इधर भाग रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि ये रीजन जो कि पहले छोटा था इस पर्टिकुलर साइज का, वो अब और बड़ा होके क्या हो जाएगा, थोड़ा और बड़े साइज का हो जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ जाती है। अब अगर डिप्लीशन रीजन बढ़ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ जाके डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने का मौका मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स को तो इधर अट्रैक्ट कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर इधर अट्रैक्ट कर दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन को यहां से क्रॉस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो करंट फ्लो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में जनरली क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में फ्लो होता है, बट जब वो आएगा किस तब देखेंगे। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, भैया यहां पर करंट जो है वो फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। हम बोलेंगे सीधा नो करंट फ्लो। साथ ही साथ में हम एक और चीज बोलेंगे भाई, कि स्विच, कैसा स्विच है ये, भाई ये स्विच ऑफ है, ठीक है ना। तो जब आप बटन बंद करते हो, लाइट बंद हो जाता है, करंट फ्लो बंद हो जाता है। तो रिवर्स बायस मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, स्विच इज ऑफ। कुछ केसेस में होता है, जब वो केस आएगा तब पढ़ेंगे, बट तुम्हें एग्जाम में उन केसेस को लिखने की जरूरत नहीं है, जब आएंगे उन केस के एक क्वेश्चन में लिखेंगे। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के क्वेश्चन में तुम्हें सिंपली यही बताना भी है, करंट फ्लो नहीं होगा, इट इज लाइक अ स्विच ऑफ, ठीक है। ये जो बोला गया है अभी, इसकी अंग्रेजी में तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ द अंग्रेजी लुक्स लाइक, ठीक है, हाँ। तो वही चीज है, अगेन सिंबल बनाना मत भूलिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखो ये वाला साइड, पी वाला साइड बड़ा वाला, फिर जहां हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये एन छोटा वाला।
पॉजिटिव वाले भाई साहब किससे कनेक्टेड हो गए हैं, नेगेटिव वाले से हो गए हैं। ये नेगेटिव वाले भाई साहब किससे कनेक्ट हो गए, एन नेगेटिव वाले पॉजिटिव से कनेक्ट हो गए हैं। उल्टा है, रिवर्स बायस। ठीक है, सेम इसकी अंग्रेजी है कि जो पहले वाला था उसका उल्टा कर दो। उल्टा कर देगा होता है स्वैप कर दो, स्वैप द कनेक्शंस। तो अभी पॉजिटिव वाला इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड, करेक्ट। तो जो पॉजिटिव वाला है, मतलब ये आपका टर्मिनल है, सॉरी, ये टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन साइड, है ना। एंड द नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पी वाला साइड। ठीक है, वही चीज की अंग्रेजी है। तो ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो बोलेंगे, टाइनी लीक वीक होता थोड़ा बहुत करंट, बेसिकली ये क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, रिवर्स बायस नो करंट फ्लो क्लोज स्विच, उसी की अंग्रेजी है ये। ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हमने देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि यार एग्जाम में जो सवाल आ रहा है उसका आंसर अच्छे से कैसे लिखना है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है गाइस, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट कम से कम ये 3 टाइम्स पूछा जा चुका है पिछले 1-2 सालों में। ठीक है ना। एंड आई एम 100% श्योर 2026-27 में ये डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है तुमको, किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। तो पीएन जंक्शन डायोड में हमने देखा कि दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है, आपका होल वाला पी कहलाता है, ये वाला एन कहलाता है। होल वाला पी मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स वाला एन मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव वाली चीज को आपने क्या कर दिया है, पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर दिया है। तो इस टाइप के केस को हम क्या बुलाते हैं, फॉरवर्ड बायस बुलाते हैं। ठीक है ना। और अगेन, पी वाले थे आपके पॉजिटिव वाले लोग, एन वाले थे आपके नेगेटिव वाले लोग। आपने पॉजिटिव वालों को क्या कर दिया, छोटे टर्मिनल से, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इन नेगेटिव वालों को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो आपने उल्टा कर दिया है। तो इस वाले केस को हमने क्या बोला, रिवर्स बायस। ठीक है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में भी यूज किया जा सकता है, रिवर्स बायस में भी यूज किया जा सकता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, करंट को वो फ्लो होने के लिए पॉसिबल करेगा। मतलब ये किस टाइप का स्विच ऐड करेगा, ये स्विच ऑन की तरह ऐड करेगा। रिवर्स बायस का मतलब क्या है, करंट को फ्लो होने नहीं देगा। नहीं देगा मतलब हम बोलेंगे भैया नो करंट फ्लो, मतलब ये किसकी तरह ऐड करेगा, आपका स्विच ऑफ की तरह ऐड करेगा। तो पीएन जंक्शन डायोड दोनों की तरह ऐड कर सकता है, फॉरवर्ड की तरह भी, रिवर्स की तरह भी। तो आपका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको एग्जाम में बनाना है उसमें दोनों दिखाने पड़ेंगे आपको, है ना। जैसे आपको ये वाला पोर्शन तो मैंने पहले दिखा दिया था, आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, ये किसका है, फॉरवर्ड वाले का है। ठीक है, ये आपका वोल्टेज है ना, ये आपका करंट है। ऊपर थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे करंट बढ़ता है, और एक मोमेंट के बाद क्या होता है ना, कि यहाँ पे एकदम थर्ड से क्रॉसिंग होती है, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और बहुत ऊपर जाके करंट फ्लो होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो ये वैल्यू बड़ी छोटी है, 0.6 0.8 लिखा है, किसी को दिख नहीं तो बता दो, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वोल्टेज की 0.7 वोल्ट की है। 0.7 के वोल्टेज पे ही ये फॉरवर्ड बायस धड़ल्ले से एकदम करंट देने लगा। रिवर्स बायस में ऐसा नहीं होता है, रिवर्स बायस में स्विच ऑफ रहती है, स्विच ऑफ रहती है क्योंकि डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाता है। लेकिन आपको जबरदस्ती का करंट फ्लो करवाना है ना उस केस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत हैवी वोल्टेज देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये वाला जो है इसको हम क्या बुलाते हैं, रिवर्स बायस बुलाते हैं। ठीक है, रिवर्स वाले में जब आप बहुत हैवी वोल्टेज दोगे ना, तो बहुत हैवी वोल्टेज बनने की वजह से एक एक टाइम मोमेंट पे आएगा जब वो पूरा धमाका हो जाएगा, एक तरीके से ये कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाएगा, और फिर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ये उल्टा नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इस करंट को भी क्या बुलाते हैं, रिवर्स करंट बुलाते हैं। कई जगहों पे आपने देखा होगा इस चीज को। ठीक है ना। तो रिवर्स बायस में रिवर्स करंट फ्लो होके आता है, और वो बहुत हैवी वोल्टेज पे फ्लो होता है जब आप बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देते हो तो। ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस नॉर्मल स्विच की तरह काम करता है। ठीक है ना। थोड़े से वोल्टेज पे एक मोमेंट पे आके करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, वो आराम से फ्लो होना शुरू कर देते हैं। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक अब आपको समझ में आ गई होगी, एग्जाम में ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। इसकी थोड़ी अंग्रेजी अगर देखनी है तो जो मैंने पीडीएफ दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप अपनी पीडीएफ उठा सकते हैं और देख सकते हैं। ये उसकी अंग्रेजी है जो मैंने थोड़ी बहुत लिख रखी थी, आप देख लीजिएगा। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव पी साइड, नेगेटिव एन साइड, वही सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना। जो मैंने अभी जो हिंदी में बोल के बताया वही चीज़ इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, रिवर्स बायस में क्या होता है। ठीक है, और पीडीएफ एक्सेस कर लेना। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। पीएन जंक्शन जो डायोड है, ठीक है, उन पीएन जंक्शन डायोड का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज देखने वाले हैं। तो जो एग्जाम में आपसे चीजें पूछी गई है ना, उसमें पीएन जंक्शन डायोड का सबसे पहले हम इस्तेमाल किसकी तरह करते हैं, एक स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है कि स्विच ऑन मतलब क्या,
फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और स्विच ऑफ मतलब क्या, रिवर्स बायस, ठीक है। तो जो हमने अभी भी पढ़ा है ना, बिकॉज हमने उसको इतने अच्छे से पढ़ा है, अब तुम्हें किसी भी चीज को रटना नहीं पड़ेगा, सब इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो पीएन जंक्शन को हम स्विच की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब सवाल में लिखा रहेगा डायोड, डायोड को स्विच की तरह कैसे यूज कर सकते हो आप। तो स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं हम। स्विच ऑन कब होगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा। स्विच ऑफ कब होगा, जब रिवर्स बायस होगा, ठीक है ना। तो आप सिंपली अगर इस डायग्राम को देख के समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इन केस इस डायग्राम को देख के नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है, ठीक है ना। तो तुम सिंपल बोलोगे कि यार मैं ऐसे बनाऊंगा, फिर ऐसे बनाऊंगा, फिर ऐसे बनाऊंगा और फिर ऐसे बना दूंगा, ठीक है। ये वाला जो साइड कहलाता है वो मेरा पी साइड कहलाता है और ये मेरा एन साइड कहलाता है। पी मतलब मेरा पॉजिटिव होता है, एन मतलब मेरा नेगेटिव होता है। अब जब मैं पी वाले साइड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, एन वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो ये वाला केस क्या बनाता है, मेरा फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन है, ठीक है ना। इसी का ही अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है ना, उल्टा करने से क्या होता है, देखो उल्टा करने से ये होता है कि आपने ये इस तरीके से सर्किट बनाया, ये पी साइड था आपका पॉजिटिव, ये एन साइड था आपका नेगेटिव, ठीक है ना। अब आपने इसको कर दिया उल्टा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है। तो ये हो गया क्या आपका रिवर्स बायस, मतलब स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है ना। यही चीज आपको इधर बना के दिखानी है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, तुम्हें देखने को मिलेगा ये पीएन जंक्शन डायोड बना हुआ है, तो पीएन जंक्शन का ये हिस्सा पी होता है, तो ये उल्टा रखा हुआ है, यहाँ पे बोलेंगे ऊपर वाला हिस्सा पी वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा एन वाला हिस्सा। ये पी वाला हिस्सा जब बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है ना। इस बैटरी को ध्यान से देखो, ये इस बैटरी का पॉजिटिव साइड है, इस बैटरी का नेगेटिव साइड है। तो पी वाला हिस्सा जब पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन वाला जब नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑन, बिकॉज इस सर्किट में क्या बन रहा है, फॉरवर्ड बायस। वहीं ये पी वाला हिस्सा इस वाले सर्किट पे देखो, इधर नेगेटिव से कनेक्टेड है, और ये जो एन वाला हिस्सा है इस सर्किट पे देखोगे तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो उल्टा हो गया, तो उल्टे केस में क्या बनेगा, यहाँ पे रिवर्स बायस, मतलब स्विच क्या रहेगा, यहाँ पे ऑफ रहेगा। तो स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, अगर मैंने कनेक्टिविटी कैसी रखी, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो मेरा स्विच ऑन रहेगा, ठीक है। अगर उल्टा कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से कर दिया, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं डायोड को स्विच की तरह यूज कर सकता हूं, ऑन या ऑफ। देखो कितना सरल था। जो कुछ मैंने बोला है उसकी अंग्रेजी तुम्हें देखनी है। ये रही तुम्हारी अंग्रेजी कि डायोड कैन एक्ट एज अ स्विच इन फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बायस। वो क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच ऑन, ठीक है। एंड वो ओपन स्विच की तरह भी ऐड कर सकता है। ओपन स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उल्टा कर देते हैं लोग कभी कभी, ठीक है ना। तो उसकी तरह ऐड कर सकता है। अब मैं अगेन इसकी अंग्रेजी तो मैं बोल के नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज जो मैंने बोला है वही चीजें मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिख रखी है, ठीक है। बेसिकली अलाउ करता है करंट को फ्लो करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव वाला पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव वाला एन से कनेक्टेड है, जिससे थोड़े ही वोल्टेज पे क्या होता है, डिप्लीशन रीजन को ब्रेक किया जा सकता है। वो ब्रेक होता है तो फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जितनी बकर शुरू में कर रखी ना पिछले आधे घंटे से मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, जबरदस्ती वीडियो बनाने की, वीडियो को बड़ा कर दो सर, वो नहीं कोशिश कर रहा था। मैं जो कुछ बता रहा था, और अभी भी जो लोग फॉरवर्ड कर करके देख रहे हैं ना, उनको वही होने वाला है कि वो बोलेंगे कि समझ में तो आया, सुनने में मजा तो आया वन शॉट वीडियो में, लेकिन ना कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे थे, तुम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तुमको लग रहा था कि यार फालतू बकवास कर रहा है बंदा, जबरदस्ती का वीडियो बड़ा बना रहा है। नहीं दोस्त, जो कुछ मैंने बोला है ना, अभी भी वक्त है। अगर तुम्हें, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा पीछे जाओ, मैंने जो जो चीजें पिछले आधे घंटे में बोली हैं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करो। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाले हैं ना, वो सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर तुमको डिटेल में फॉरवर्ड बायस और डिटेल में रिवर्स बायस समझ में आ गया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, तो तुम स्विच हो गया, रेक्टिफायर हो गया, एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए पी भाई के उसमें, सब बना पाओगे। लेकिन अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर तुम एक भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो देख लो यार प्लीज, ठीक है। स्विच के बाद हम एक और एप्लीकेशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारे किसके एप्लीकेशन है, पीएन जंक्शन डायोड के। तो पीएन जंक्शन डायोड का पिछला वाला एप्लीकेशन ने क्या देखा कि पीएन जंक्शन डायोड एक स्विच की तरह काम कर सकता है। अब हम अगला देखने वाले हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एक रेक्टिफायर की तरह भी काम कर सकता है। तो पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करेगा, वो अब हमें देखना है, ठीक है। स्विच का काम तो सीधे कनेक्शन बिठाना था, ठीक है। स्विच ऑन हो गया तो कनेक्शन बन गया, स्विच ऑफ हो गया तो कनेक्शन बंद हो गया, इतना ही काम था। रेक्टिफायर का क्या काम होता है,
रेक्टिफायर क्या करता है ना, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इट इज लाइक अ कन्वर्टर। सिंपल भाषा में ये लिखो क्या, रेक्टिफायर डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट इनटू अ यूनिडायरेक्शनल डीसी करंट और डीसी वोल्टेज। ठीक है ना। सो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। आप बोल सकते हो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, या एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक का नाम है हाफ वेव, दूसरे का नाम है फुल वेव। अब इनको नाम भी वेव का क्यों मिला है, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूं, उससे तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखो, एसी वेव कैसी दिखती है तुमको तो पता है, अल्टरनेटिंग करंट तो ऐसे नाचता हुआ निकलता है। ठीक है ना। वो पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, तो एक वेव की तरह करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा ना, सिर्फ ऊपर वाली वेव्स को एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना। तो वो खाली ऊपर वाली वेव्स को कर रहा है, नीचे वाली वेव्स को वो छू भी नहीं रहा है। ठीक है ना। सो ये एसी वाले का हाफ वेव का काम होता है कि वो हाफ वेव को ही कन्वर्ट करता है। ठीक है। नीचे वाले को क्या करता है, काट देता है। फुल वेव वाला क्या करेगा, फुल वाला पूरी इस ऊपर वाले को भी कन्वर्ट करेगा डीसी में, नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर देगा डीसी में। ठीक है। फिर ऊपर वाले को भी कन्वर्ट कर देगा डीसी में, नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर देगा डीसी में। तो फुल वेव क्या करेगा, पूरा कन्वर्ट करेगा, हाफ वेव क्या करेगा, आधा कन्वर्ट करेगा। मीनिंग समझ लिया है। अंग्रेजी क्या लिखनी है, चलो वो देखते हैं। अंग्रेजी लिखने से पहले तुमको हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवाई क्वेश्चन है। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कम से कम 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, और आगे भी ये पूछेगा। ठीक है ना। सो ध्यान से देखो तुम्हें अंग्रेजी कैसे लिखनी है। सबसे पहले तुम्हें सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बार सर्किट डायग्राम बना दिया, फिर तुम्हें उसका ऑपरेशन भी दिखाना पड़ेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है ना। और सर्किट डायग्राम दिखाओ, ऑपरेशन बताओ, साथ ही साथ में वेव फॉर्म ड्रॉ करके बताओ, तीनों चीजें करनी है। ठीक है। फिर वही बात आती है दिमाग में मेरे हमेशा, किसी भी पीडीएफ से कुछ भी देख लिया, 4 शब्द अंग्रेजी के लिख के आ गए एग्जाम में, 3 नंबर के क्वेश्चन में, 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर लेके बैठे हो, वो हरकत मत करो। ठीक है। जैसे बता रहा हूं वैसे लिख के आना, पहले सर्किट डायग्राम, फिर ऑपरेशन, और फिर वेव फॉर्म्स। ठीक है। सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम देख के तुम्हें समझ में आएगा कि इसका वर्किंग कैसे हो रहा है। ठीक है। चलिए, तुम डायोड के बारे में क्या जानते हो, तुम डायोड के बारे में ये जानते हो कि भाई डायोड का इस्तेमाल हम फॉरवर्ड बायस में कर सकते हैं, हम रिवर्स बायस में भी कर सकते हैं। बोलो हाँ। हाँ जी सर। फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या करता है, करंट को फ्लो करवा देता है। ठीक है। और रिवर्स बायस में वो इसी करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है। हम तो क्या बोलते हैं, हम इसमें नो करंट। ठीक है। अब इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके तुम रेक्टिफायर बना सकते हो। कैसे, देखो जब तुम्हारी वेव निकल रही है ना इस तरीके से, ये जो तुम्हारी एसी वेव निकल रही है, ठीक है ना, तो तुम क्या बोलोगे कि ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना एसी वेव का, जब ये पॉजिटिव वाला पार्ट निकलेगा तो मैं अपने डायोड को फॉरवर्ड बायस में शिफ्ट कर दूंगा, तो उस समय क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव वाले को फ्लो होना अलाउ कर देगा। लेकिन जैसे ही मेरा ये नेगेटिव वाला पार्ट है वो फ्लो होने लगेगा वेव का, तो उस वक्त तुरंत मैं क्या करूंगा, अपने डायोड को किस में स्विच कर दूंगा, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में स्विच कर दूंगा तो वो करंट को फ्लो अलाउ करेगा क्या, नहीं करेगा। तो उस वजह से ये वाला पार्ट क्या है, कट जाएगा। ठीक है। फिर वापस से यहां पहुंचोगे, फिर जब पॉजिटिव वाला पार्ट फिर से वेव का शुरू होने लगेगा, तो मैं फिर से अपने डायोड को कहां कर दूंगा, फॉरवर्ड बायस में कर दूंगा, तो वो इस वाले पार्ट को फ्लो होना अलाउ कर देगा। फिर जैसे ही क्या होगा कि तुम्हारा ये वाला पार्ट आएगा, नीचे वाला नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है ना, तो हम नेगेटिव को नेगेटिव भी लिख देते हैं, तो उस समय में मेरे डायोड को फिर से क्या करूंगा, रिवर्स बायस पे स्विच कर दूंगा, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो ये वाला पार्ट फिर से जो है वो कट जाएगा। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाली जो आधी वेव है उसको काटते जाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, पॉजिटिव वाली एक ही डायरेक्शन में वेव मिल जाती है। अभी वेव पॉजिटिव में भी थी और नेगेटिव में भी थी, जैसे ही हम नेगेटिव नेगेटिव को काटते जाएंगे, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे ही हम नेगेटिव नेगेटिव को काटते जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। मतलब मुझे जो वेव मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ये वाली हो गई, फिर ये वाली हो गई, फिर ये वाली, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन की मिलेगी। कौन सा डायरेक्शन की, पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन की, और उसको इजीली डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब तुम अगर इस फोटो को देखो तो तुम्हें देख के समझ में भी आएगा कि तुम्हारी जो वेव निकली थी वो एक एसी वेव थी। ठीक है ना। ओके। तो एसी वेव थी तो क्या हुआ कि इस वक्त तुम्हारा ऊपर वाला पॉजिटिव था और नीचे वाला नेगेटिव था, टर्मिनल में कनेक्ट। ठीक है ना। ओके। तो यहां भी तुम बोलोगे भाई मेरा ऊपर वाला जो था पॉइंट वो पॉजिटिव पॉइंट था, और नीचे वाला जो पॉइंट था वो नेगेटिव पॉइंट था। ठीक है।
तो देखो पॉजिटिव पॉइंट किससे कनेक्टेड है, डायोड को ध्यान से देखो, तुम्हारा डायोड कुछ इस तरीके से दिखता है ना, ठीक है, ये तुम्हारा डायोड दिखता है, ओके, है ना। और हमें पता है डायोड का ये पार्ट पी होता है, ये पार्ट एन होता है, मतलब ये पार्ट पॉजिटिव होता है डायोड का, ये पार्ट नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए आप, छोटा सा फिगर है बट दिख जाएगा, ये पार्ट डायोड का पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है डायोड का, वो आपके पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला पार्ट इधर जाके आपके नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव इधर जाके नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव इधर जाके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इस वजह से इस वक्त डायोड क्या फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले वेव को आगे फ्लो करवा देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी ये नीचे वाली वेव शुरू होगी, ठीक है, तो नीचे वाली वेव मतलब नेगेटिव वेव, इस वेव के टाइम पे क्या होगा कि कनेक्टिविटी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैसे चेंज हो जाएगी कनेक्टिविटी, अब आपकी कनेक्टिविटी ऐसे चेंज होगी कि अब आपका ऊपर वाला बन जाएगा नेगेटिव, नीचे वाला बन जाएगा पॉजिटिव, ऊपर वाला बन जाएगा नेगेटिव, नीचे वाला बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब देखिए डायोड तो वैसे का वैसा ही है, डायोड में तो कोई चेंज है नहीं। तो देखिए नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो जाके डायोड के पी वाले हिस्से से कनेक्ट हो गया, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो जाके डायोड के एन वाले हिस्से से कनेक्ट हो गया, मतलब उल्टा हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने की वजह से क्या होगा कि अब वो करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो इस वजह से जब आपका ये वाला कनेक्शन आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, स्विच मार जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एसी वेव है, पहला वाला कनेक्शन अलग कनेक्शन था जिसमें ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव, दूसरे वाले कनेक्शन में क्या हो गया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, जिस वजह से डायोड की कनेक्टिविटी क्या हो गई, रिवर्स बायस हो गया ना, नेगेटिव वाला पी से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव वाला एन से कनेक्ट हो गया। तो डायोड ने काम करना बंद कर दिया मतलब रिवर्स बायस में आ गया। तो इसलिए उसने इस पार्ट ऑफ द वेव को आगे फ्लो ही नहीं होने दिया। फिर जैसे ही आपकी ब्लैक वाली आ गई वापस पॉजिटिव वाली, तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव में स्विच हो जाएगा और ये नेगेटिव में स्विच हो जाएगा, अगेन ये पॉजिटिव में स्विच हो जाएगा, ये नेगेटिव में स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव पी से कनेक्ट हो गया और जो नेगेटिव था, ठीक है ना, वो वापस से क्या हो गया, एन से कनेक्ट हो गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग होगी मतलब इस वाली वेव को भी वो अलाउ कर देगा, ठीक है। चल, तो इस तरीके से आधी आधी वेव को काट के ये बनाता है, क्योंकि ये आधी आधी वेव को काट के बनाता है इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बुलाते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से बना के रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज लाइक जरूर करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि मुझे पता चले कि इसकी एक्चुअल में कितनी डिमांड है, और ज़्यादा डिमांड रही तो डेफिनेटली हम और यूनिट्स के वन शॉट्स भी जल्दी बना के डालेंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, ओके, चलिए। ओके, सो आपने समझ लिया, हाँ। हालांकि जब आप इसकी अंग्रेजी लिखने जाएंगे तो उस अंग्रेजी में आपको थोड़ी एक दो चीजें और लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी कि जब मेरी एसी वाली आती है ना वोल्टेज, एसी वाला जो वोल्टेज आता है ना यार, ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे रहता है, ठीक है। और इतना हाई वोल्टेज पे तुम इसको डायोड को डायरेक्टली नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि डायोड जो है उतना वोल्टेज सह नहीं पाएगा। तो इस हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में मेरे को वोल्टेज को डाउन करना पड़ता है, और उस वोल्टेज को डाउन करने के लिए मैं सेकेंड ट्रांसफार्मर का यूज करता हूँ। तो जो मेरा हाई वोल्टेज आ रहा है वो प्राइमरी कॉइल से जा रहा है, फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ठीक है। सो दिस होल इज एज अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कम होते हैं, तो टर्न्स कम होने की वजह से वोल्टेज जो है वो डाउन होता है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में हम पहुंचाएंगे और फिर लो वोल्टेज से हम इसको डीसी पल्सेटिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये पल्सेटिंग डीसी आउटपुट जरूर लिखेगा, बिकॉज डीसी आउटपुट एक्चुअल में कैसा होता है, स्ट्रेट ही होता है, बट हम उसको स्ट्रेट ना दिखा के पल्सेटिंग दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए वो चीज, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मर वाली बात को जरूर आपको एग्जाम में मेंशन करना है, ठीक है ना। चलिए अंग्रेजी देखना है, इसकी अंग्रेजी देख सकते हैं कि व्हाट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायोड का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हम एक ही डायोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो नीचे वाला आधा हिस्सा है उसको काट दिया जाएगा और सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्सों को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो चॉपिंग ऑफ द नेगेटिव हाफ, ओनली पॉजिटिव पल्स रीच दी आउटपुट, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। चलिए अगला, जैसे मैंने कहा था ऑपरेशन लिखना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेशन में वही लिखोगे कि यार पहले पल्सेटिंग एसी वेव आएगी, ट्रांसफॉर्मर उसको स्टेप डाउन करेगा, स्टेप डाउन करके वो उसको देगा, फिर फॉरवर्ड बायस में आधी वेव जाएगी, रिवर्स बायस में बाकी की वेव कट जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है थोड़ी सी अंग्रेजी में, ठीक है। अप्लाई टू द प्राइमरी साइड ऑफ दैट कॉइल, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आएगा, ठीक है, वो वोल्टेज को लो कर देगा, लो वोल्टेज पर डायोड के पास जाएगा, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, करंट पास हो जाएगा, तो एक वेव आपकी आगे निकल जाएगी। फिर आपके रिवर्स बायस में क्या होगा, नहीं जाएगा, तो फिर वेव नहीं निकल पाई, सॉरी, वेव नहीं निकल पाएगी तो गैप आएगा, फिर अगली वेव फिर से निकल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा कि आपका कन्वर्जन हो जाएगा। अगेन डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है,
क्लिक करके डाउनलोड कर लो, वहां पर आप BXC का कोर्स सर्च कर लीजिएगा। 40-50 रुपए में मिल जाता है गाइस, कभी 40 रुपीज होता है, कभी 50 रुपीज होता है, कभी 30 रुपीज का प्राइस होता है, कभी 35 का भी होता है, डिपेंड्स। वहां पे उसका प्रॉपर PDF मिल जाएगा, वहां से आप आंसर्स देखो, एग्जाम में कैसे आंसर्स लिखने हैं वहां से आप देख सकते हैं, बेहतर है काफी, ठीक है ना। अब देखिए यहां मैंने बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर, ये वेव फॉर्म्स, ये वेव फॉर्म्स एग्जाम में बना के आना है, बहुत जरूरी है गाइस, तो ये बड़ा बड़ा प्रॉपर बना के आना है तुम्हें। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है तुम्हारा, एक को कन्वर्ट कर रहा है, दूसरे को जाने दे रहा है, ठीक है। फिर एक को कन्वर्ट कर रहा है, दूसरे को जाने दे रहा है, तो इस टाइप से बनाना है तुमको, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। अभी फुल वेव रेक्टिफायर जैसा कि उसका नाम है, तुमको पता है क्या करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर पूरी की पूरी रेक्टिफिकेशन कर देगा, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर बोलेगा कि भाई मैं भेदभाव नहीं करता, मैं ऊपर वाली वेव को भी आगे की तरफ ट्रांसफर करूंगा, और जो नीचे वाली वेव है ना उसको भी आगे की तरफ ट्रांसफर करूंगा। मैं ऊपर वाली वेव को भी आगे की तरफ ट्रांसफर करूंगा, मैं आगे की नीचे वाली वेव को भी आगे की तरफ ट्रांसफर करूंगा, तो पूरी वेव आपकी ट्रांसफर हो जाएगी आउटपुट में, तो फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अच्छा, यहां आप देख सकते हो काफी सारे डायोड्स यूज किए गए हैं, तो एक डायोड से नहीं होगा, कम से कम 4 डायोड लगते हैं फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए, तो टोटल 4 डायोड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। हालांकि फुल वेव रेक्टिफायर में एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है ना, ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। तो तुमसे वो डायरेक्टली फुल वेव रेक्टिफायर पूछता है क्या, नहीं। फुल वेव रेक्टिफायर का एक स्पेशल टाइप का रेक्टिफायर होता है, जैसे हम क्या बुलाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बुलाते हैं, ठीक है ना। इस ब्रिज रेक्टिफायर पे आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है वो, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली ये वाले पार्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सीधा ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो ये रहा ब्रिज रेक्टिफायर, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, वो सर्किट डायग्राम बनाने को बोलेगा, ऑपरेशंस पूछेगा, वेव फॉर्म्स पूछेगा ब्रिज रेक्टिफायर के, तो मुझे तुम्हें तीनों सिखाने हैं, ठीक है। तो मैं सिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें टोटल 4 डायोड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं तुम्हें डायरेक्टली इस ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें एक बार इस ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग समझा दूं ना, तो तुम्हें इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से वर्किंग कैसे होता है। वर्किंग अगेन उसी चीज पर डिपेंड करेगा, तुम क्या चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम डायोड का इस्तेमाल कर रहे हो। डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस भी हो सकता है, और डायोड हमारा रिवर्स बायस भी हो सकता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो वो करंट का फ्लो क्या करेगा, अलाउ करेगा। लेकिन जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो वो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। मतलब करंट का फ्लो तभी हो सकता है जब डायोड क्या हो, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो अगर हमें करंट के फ्लो को रोकना है तो हम डायोड को क्या कर देंगे, रिवर्स बायस। अब आप आके देखिए इस फिगर में काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले आई आपकी AC वेव, तो AC वेव का फर्स्ट हाफ, जब आपके AC वेव का फर्स्ट हाफ आया है, उस वक्त हम बोलेंगे कि भाई ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये पूरा पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हो कि A जो है वो पॉजिटिव पार्ट पे है, और B जो है वो क्या है, नेगेटिव पॉइंट पर है, ठीक है। अब आप खुद देखिए, मेरे पास 2 डायोड है जहां करंट जा सकता है, मेरे पास D1 डायोड भी है और मेरे पास D2 डायोड भी है। आप खुद बताओ मुझे कि करंट किस तरफ से जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, कि डायोड अगर तुम्हारे दिमाग में है तो तुमको पता है डायोड ऐसा होता है, हाँ जी सर ऐसा होता है, ठीक है। डायोड का ये वाला एरिया पॉजिटिव होता है, ये वाला एरिया नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो अब अगर तुम पिक्चर में ध्यान से देखो, तो ये हिस्सा डायोड का पॉजिटिव वाला, ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो हिस्सा है डायोड का वो नेगेटिव वाला, ठीक है। अब करंट अगर निकलेगा तो ऑब्वियसली वो किस डायोड के पास जाएगा, D1 के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हिस्सा जब पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट होता है तो क्या बनता है, फॉरवर्ड बायस बनता है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अगर करंट मेरा इस तरफ जाता तो प्रॉब्लम क्या होती, कि ये हिस्सा देखो, इस डायोड को ध्यान से देखो तुम, अगर तुम इस डायोड को देखोगे तो इस डायोड का पीछे वाला हिस्सा P है और सामने वाला हिस्सा N है। तो N मतलब नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरह जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इधर क्या हो जाएगी, D2 में आपकी रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
और पॉजिटिव टू नेगेटिव हमको नहीं चलता है, ठीक है। तो करंट मेरा D2 की तरफ जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर, D2 की तरफ तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, करंट को D1 की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि D1 में पॉजिटिव, जो ए पॉजिटिव है आपका, ऑलरेडी यहां से ए पॉजिटिव आ रहा है, वो पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है सीधा सीधा, तो करंट यहां जाएगा। फिर करंट यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकल के फिर देखिए, अब करंट इस रीजियन में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि मेरा करंट पॉजिटिव से आ रहा है पूरा, ठीक है। तो वो अगेन, ये नेगेटिव रीजन है डायोड का, ये पॉजिटिव रीजन है, तो इधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है ना। करंट इधर जाएगा ही नहीं, करंट बोलेगा कि भाई सीधे लोड की तरफ चलो, ठीक है। यहां से करंट फ्लो होगा, यहां से जाने के बाद करंट नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगेन करंट तो अपना पॉजिटिव हिस्सा लेते आ रहा है, तो वो डायोड के हमेशा पॉजिटिव वाले हिस्सों से ही कनेक्ट होगा, ठीक है ना। और फिर करंट यहाँ आएगा, यहाँ से आने के बाद में फिर इधर पॉइंट से तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। वो वापस इसके पीछे नहीं भागेगा भाई, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट होता है कि करंट ढूंढता है अपने पॉजिटिव वाले को, इधर आया, फिर लोड की तरफ गया, है ना, यहां से फिर देखता है करंट, तो ऑब्वियसली ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो करंट को अभी नीचे आना पड़ेगा, नीचे आएगा फिर ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अब जरा ये पीपी जो लिखा है उसको हटाता हूं, ताकि मैं थोड़ा सा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा सकूं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? करंट यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर वो इस लोड के ऊपर फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ आने के बाद इस डायरेक्शन में इधर फ्लो हो रहा है, और फिर यहाँ से टच होकर करंट वापस निकल आ रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तब जब मेरा ये ऊपर वाला वेव फॉर्म आ रहा है, तो ये ऊपर वाले वेव फॉर्म में मैं बोलूंगा कि कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है। ऊपर वाले वेव फॉर्म में आपका D1 इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, एंड D3 इन्वॉल्व हो रहा है। तो D1 और D3 किसकी तरह ऐड करेंगे? आपके फॉरवर्ड बायस की तरह ऐड करेंगे आपके, ठीक है। और इस वक्त जो D2 एंड D4 है, ठीक है, वो किसकी तरह ऐड करेंगे? वो आपके इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो आपके रिवर्स बायस की तरह ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ये पहला पार्ट है। अब क्या होगा? ठीक है। अब आएगा नीचे वाला पार्ट, ठीक है। नीचे वाला पार्ट मतलब सेकंड वाली वेव। तो सेकंड वाली वेव में चीजें बदलेंगी। क्यों बदलेंगे? क्योंकि वेव ने अपना साइड चेंज कर दिया है, साइड चेंज करने से साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आपका पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव टर्मिनल एंड योर नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो अब चीजें बदल गई हैं दोस्त, ठीक है। तो अब क्या होगा? चलिए देखते हैं अब क्या होगा। अब आपको तो समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं, तो ये मेरा नेगेटिव पार्ट बन चुका है, मतलब ए हैज बिकम माई नेगेटिव पार्ट एंड माई बी हैज बिकम माई पॉजिटिव पार्ट। तो अब करंट मेरा यहां फ्लो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये तो डायोड का पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव में करंट नहीं फ्लो होगा। तो मुझे दूसरे डायोड को चुनना पड़ेगा, ठीक है। क्यों चुनना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप इस वाले डायोड को देखते हैं, तो इस वाले डायोड में देखिए, यहां से डायोड शुरू हो रहा है, ये डायोड का पी वाला पार्ट है, ये एन वाला पार्ट है। तो नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है, हाँ जी सर। तो बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो करंट इधर आना चाहिए, ठीक है। आप इसको ऊपर से ना देख के नीचे से देखें तो थोड़ा ज्यादा बेहतर लगेगा आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट है, इधर करंट जा रहा है, ठीक है, यहां से पॉजिटिव पार्ट है, करंट इधर मूव करेगा क्या? हाँ जी कर सकता है, क्योंकि करंट का पॉजिटिव पार्ट डायोड के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट हो रहा है। करंट इधर मूव करेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ये डायोड का नेगेटिव पार्ट है, और करंट तो पॉजिटिव है, तो करंट इस साइड मूव करेगा क्या? नहीं करेगा सर, इस साइड मूव, ठीक है ना। तो आप ऊपर ना देख के डायरेक्टली नीचे देखिए तो ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। तो बिकॉज और पॉजिटिव भी नीचे की तरफ है, तो करंट यहां से निकल रहा है, ठीक है। तो वो इसकी तरफ जाएगा, इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करके तुमको पता है ऊपर नहीं जा सकता वापस से, करंट इधर जाएगा लोड की तरफ पहले, ठीक है ना। तो लोड की तरफ जाएगा, लोड को क्रॉस करेगा, लोड को क्रॉस करने के बाद ऑब्वियसली करंट को ऊपर की तरफ भागना है, ऊपर की तरफ भागेगा, इसको क्रॉस करेगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि कौन कौन आपके फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं? D4 और D2 पिक्चर में आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम बोलोगे D2 एंड D4 पिक्चर में आ रहे हैं, और ये दोनों कैसे रहेंगे? आपके फॉरवर्ड बायस रहेंगे, ठीक है ना। और जो D1 एंड D3 है, वो आपके यूज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ये दोनों क्या हैं? आपके रिवर्स बायस में रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहली वाली लेयर को कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया, सॉरी, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया, ये दोनों रिवर्स में थे। नीचे वाली लेयर को कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया, और ये दोनों रिवर्स में थे, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर वाली लेयर भी कन्वर्ट हो गई, नीचे वाली जो वेव थी वो भी कन्वर्ट हो गई, दोनों वेव्स कन्वर्ट हो गई, इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। जो डिजाइन है वो ब्रिज का डिजाइन है, तो वी कॉल इट एज अ ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो आपको मीनिंग समझ में आ चुका है, काम कैसे कर रहा है ये भी समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी तुम्हें अंग्रेजी लिखनी है, तो ये रही तुम्हारी अंग्रेजी।
और मैं अंग्रेजी यहाँ पे ज़्यादा दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमको अगर अंग्रेजी देखनी है तो मैंने पूरा पीडीएफ बना रखा है, सारे उसमें आईएमपी क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस मैंने पूरे बना के डाल रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, वहां पे BXC सर्च करो, तुम्हें 30-40 रुपीज की प्राइसिंग पे, 30-40-50 रुपीज ऐसा चलता रहता है वहां पे, है ना, तो 30-40 रुपए में वो पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में कैसे आपको अपने आंसर्स लिखने हैं पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। वहां से देख लेना, ठीक है, ज्यादा मैं यहाँ पे दिखाना दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ओके, चलिए, सब मैंने जो समझा दिया, ये सब पूरा आपको वहां देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप वेव फॉर्म्स बना के आए, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं यहाँ पे ऑब्वियसली। पहली चीज कौन सी होती है, जब आपकी ऊपर वाली वेव कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है ना। जब आपकी ऊपर वाली वेव कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है, तो D1 और D3 का इस्तेमाल हो रहा होता है, ये ब्लू कलर से आपको करंट दिख जाएगा, ठीक है। और फिर सेकेंड वाला पार्ट जिसमें आपकी क्या होती है, नीचे वाली वेव कन्वर्ट हो रही होती है, जिसमें आपको D2 और D4 कन्वर्ट में दिख जाएगा, जिसमें करंट का ये ब्लू कलर से बना रखा है। और वेव फॉर्म आपको डेफिनेटली ये बना के आना है कि यार ऊपर वाली लेयर भी डीसी में कन्वर्ट हो रही है, नीचे वाली डीसी में कन्वर्ट हो रही है। एक काम और अच्छा कर सकते हो, जब तुम वेव फॉर्म बना रहे हो तो इस वेव फॉर्म के नीचे तुम मेंशन भी कर सकते हो कि जब यहाँ की बात हो रही है तो तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे D1 एंड D3 ये फॉरवर्ड बायस है, और D2 एंड D4 क्या है, आपके रिवर्स बायस, ठीक है। फिर तुम यहाँ के नीचे लिखोगे ऐसे करके, यहाँ पे D2 एंड D4 क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और D1 एंड D3 क्या है, रिवर्स बायस है, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा लिख देना, एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि भाई समझ में आया बंदे को करके, ठीक है ना। अगेन ये सब डिटेल्स पीडीएफ में बहुत अच्छे से मैंने बता रखी है, मीनिंग तुम्हें समझा दिया ब्रिज रेक्टिफायर का, ठीक है। वर्किंग भी तुमने ऑलमोस्ट देख ही लिया है, ठीक है। थोड़ी अंग्रेजी यहां से देखना चाहो तो चलो दिखा देता हूँ कि यार एक एसी सिग्नल हम सप्लाई करते हैं, एसी सिग्नल सप्लाई के, टर्मिनल ए बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि एसी सिग्नल है, ये वाला ऊपर वाला, तो ऊपर वाला बन गया पॉजिटिव, नीचे वाला क्या बन गया हमारा नेगेटिव, ठीक है ना। तो क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव बन चुका है, तो वो क्या करेगा, वो D1 को चूज करेगा, क्योंकि D1 का P वाला इसके करीब है, इसमें N वाला आ रहा है, इसमें P वाला आ रहा है, तो पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, P वाला की तरफ जाएगा। और फिर आगे आगे सर्किट कंप्लीट करेगा। फिर सेकंड वाले को दिखाया अपन ने, सेकंड वाले में फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल का इस्तेमाल होगा, इस बार उल्टा हो गया, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, तो करंट यहाँ से निकलना शुरू होगा। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो पहले P के पास जाएगा, पॉजिटिव P के पास जाता है, ये नेगेटिव के पास इस तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। वही सब अंग्रेजी जैसे मैंने कहा पीडीएफ से देखो, वहां ज्यादा बेहतर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, काम बनेगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है वीडियो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये दो और चीजें एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी गई है। एक चीज होती है तुम्हारी लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको तुम एलईडी बुलाते हो, दूसरा होता है तुम्हारा फोटो डायोड, ठीक है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन पढ़ना है तुमको, फोटो डायोड का भी कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन पढ़ना है, बहुत ईजी है भाई, इतना ईजी है ना कि तुम एक बार सुन लोगे ना बस मेरी बात, तो तुम वो पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो पहले मैं एलईडी के बारे में बताता हूँ तुमको, ठीक है। सुनो, एलईडी जो है वो काम कैसे करती है थोड़ा सा समझो। एलईडी को तुम जब करंट सप्लाई करते हो, ठीक है ना, एलईडी को जब तुम करंट सप्लाई करते हो, तो करंट सप्लाई होने की वजह से वहां पर लाइट जलता है, ठीक है ना, लाइट ग्लोस। ओके, सबको पता है ना एलईडी क्या होती है। अरे दिवाली पे वो नहीं लगाते, झुक 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 होती रहती है, हाँ वही होती है एलईडी, ठीक है। और भी यूजेस होते हैं बट तुम उसको याद रख सकते हो कि दिवाली में वो जो झुक 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 जलती है वही एलईडी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जब तुम उसको करंट सप्लाई करते हो तो वो क्या करती है, झुक 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 करती है, ठीक है ना, जलती है। क्योंकि तुम करंट सप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से एलईडी जल रही है, करंट आ रहा है पिक्चर में, ठीक है ना, और वो सप्लाई प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। इसका मतलब जब भी एलईडी की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे, है ना। तो जो डायोड है हमारा वो किस कनेक्शन में बना होगा, वो फॉरवर्ड बायस के कनेक्शन में बना होगा, क्योंकि वहीं पर आसानी से करंट पास होता है और एलईडी जो है वो जुक 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 करती है, ठीक है। ये चीज याद रखनी जरूरी है, बिकॉज रटना नहीं है, समझना है कि काम हो कैसे रहा है, एलईडी वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। चलिए, अब एलईडी का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आंख बंद करके थोड़ा सा एलईडी को इमेजिन करो, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप की तुम्हारी एलईडी होती है, ये तुम्हारा वायर जा रहा है और फिर ऐसा कुछ बना रहेगा, और ऐसी, तो पेड़ बन गया ये तो, सॉरी, कुछ ऐसी ही शेप में तुम्हारी एलईडी होती है ना, ठीक है। ये भी पेड़ ही बना है बट ठीक है, एलईडी मान लो, ठीक है। फिर अगेन कुछ ऐसे ही शेप में तुम्हारी एलईडी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी एलईडीज बनी होती है। ये शेप किस चीज का बना रहता है,
वो सब थोड़ा सा तुम्हें जरा देखना पड़ेगा। चलिए, तो एक्चुअल मैं तुम्हें फिगर बना के दिखा देता हूँ। दिस इज द फिगर ऑफ एलईडी, ठीक है ना। तो जब आप एग्जाम में बोलेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन पूछा जा रहा है, तो हमें एलईडी का कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन दिखाना है, कंस्ट्रक्शन दिखा दिया जाएगा, तो तुम सिंपल बोल दोगे भाई यहाँ पे कि ये जो बाहर का रीजन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक तरीके का कवर होता है। ये किस तरीके से, किस चीज से बना होता है, इपॉक्सी रेसिन से या प्लास्टिक से बना रहता है ये, ठीक है ना। तो ये कवर इंपॉर्टेंट है, और ये कवर कोई ऐसा वैसा कवर नहीं होता, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ताकि लाइट जो है इजिली रिफ्लेक्ट होकर बाहर हो सके, ठीक है। दूसरी बात, एलईडी में क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने बात कर रखी है, तो एलईडी कैसी होगी, फॉरवर्ड बायस होगी। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या, कि जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है, वो एलईडी के पी रीजन से कनेक्टेड होगा, समझे। क्योंकि पॉजिटिव पी से कनेक्ट होना चाहिए, और जो नेगेटिव है वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, आपके एन से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। हम इसको हटाओ जरा, ओके, सॉरी यहाँ पर है, ओके। तो आपका पॉजिटिव वाला पी से कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव वाला एन से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका क्या बनता है, फॉरवर्ड बायसिंग बनता है, और एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करती है। दूसरी चीज दिमाग में रख लिया। तीसरी चीज होता क्या है, जब आप बैटरी का कनेक्शन जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करोगे, ठीक है ना, ओके। सो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये बैटरी का, नेगेटिव वाला पार्ट है ये बैटरी का। जब आप बैटरी लगाओगे तो क्या होगा, कि पीएन जंक्शन डायोड में वोल्टेज जाएगा। वोल्टेज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको पावर मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को पावर मिलेगी, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कूदते हुए पी रीजन की तरफ भागेंगे। तुमको तो पता ही है यहाँ पे क्या होता है ना। कि ये ऐसे तुम्हारा सेपरेशन होता है, यहाँ पे तुम्हारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे तुम्हारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। और जब तुम फॉरवर्ड बायसिंग करते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कूदते हुए क्या होते हैं, इधर की तरफ भागते हैं, ठीक है, जिससे करंट तुम्हारा फ्लो होता है, ओके। जब इलेक्ट्रॉन्स कूदते हुए भागेंगे ना, तो वो क्या करते हैं ना, वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे जाते हैं। और जब हायर एनर्जी स्टेट से वो कोई भी चीज लोअर एनर्जी स्टेट पे जाती है ना, तो वो क्या करती है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, ठीक है। जब भी कोई चीज हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे जाती है, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है, वो किसके फॉर्म में रिलीज होती है, वो एनर्जी तुम्हारी फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होती है। क्योंकि वो एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होगी, फोटॉन्स लाइट पार्टिकल है, वो चमकेगा, चमकेगा तो तुमको कलर दिखेगा। यही फंडा है तुम्हारे किसका, एलईडी का। समझ में आया, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो। होता क्या है, कि तुम पी वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, एन वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। काम करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कूद कूद के कहाँ भागेंगे, होल्स की तरफ भागेंगे, क्योंकि यही होता है तुम्हारे फॉरवर्ड बायस में, देखा इलेक्ट्रॉन्स कूद के जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कूद कूद के जा रहे होते हैं, तो बेसिकली वो हायर एनर्जी से लो एनर्जी पे जाते हैं। और कोई भी चीज जब हायर एनर्जी से लो एनर्जी पे जाती है, वो तभी जाती है जब वो अपनी एनर्जी को बाहर रिलीज करती हुई जाती है। बाहर रिलीज कर रही है, तो वो कोई भी एनर्जी बाहर कब रिलीज होती है, किस फॉर्म में रिलीज होती है, यहाँ पे फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा लोअर एनर्जी में, फोटोन रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा तो वो चीज चमकेगी। यही कंसेप्ट है तुम्हारा एलईडी का, ठीक है। अब इसकी अगर तुम्हें अंग्रेजी लिखनी है, तो वो अंग्रेजी भी यही रहेगी, कि फोटोन हायर एनर्जी बैंड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जाएगा, तो फोटोन रिलीज करेगा, तो उससे एलईडी चमकेगा। खत्म बात, यही चीज है। देख लो इसकी अंग्रेजी, दीज आर स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड्स। बढ़िया अंग्रेजी, ऐसा वैसा नहीं है, स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है। स्पेशल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर पीएन जंक्शन डायोड ऐसा नहीं कर सकता। सारे पीएन जंक्शन डायोड्स में ऐसा नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में तुमने कनेक्ट किया तो वो झुक झुक चमकने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्पेशल होते हैं जिनमें ही ये चमकता है, और जिनमें चमकता है उनसे ही एलईडी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वो लाइट को एमिट करते हैं, कब एमिट करते हैं, जब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, फोटोन मतलब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर स्टेट पे जाता है, एनर्जी को रिलीज करता है, फोटॉन्स को रिलीज करता है, और इस टाइप के प्रोसेस को क्या बुलाते हैं हम, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है ना। ये जो बोला ना, इलेक्ट्रॉन नाचता हुआ वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जा रहा है, और जाते समय तुम्हारे फोटॉन्स को रिलीज कर रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रो मतलब बिजली, ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना, तो बिजली की वजह से चमका दिया तुमने किसी चीज को, ठीक है। तो दिस इज एलईडी, ओके। चलो, अगेन इसकी कंस्ट्रक्शन तुम्हें ऑलमोस्ट समझ में आ गई होगी, ठीक है। बट अगर तुम स्पेसिफिकली देखना चाहते हो कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन का आंसर क्या है, और तुम्हें एग्जाम में क्या लिखना है, फिर से बोलता हूँ, पीडीएफ बना के रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो,
डाउनलोड करने के बाद में वहां BXC को देखो, उस BXC में तुम्हें 30-40 रुपए का पेमेंट करने के लिए आएगा, कभी 50-60 का भी हो जाता है, बट मेजरली 30-40 की रेंज में चलता है। वहां से PDF उठाओ, उसमें सारे PYQs के यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आंसर्स कैसे लिखने हैं वहां बता रखे हैं, उठा के देख लो। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। यहां से तुम्हें सिर्फ समझना है कि कोई चीज वर्क कैसे करती है, समझे? जैसे मैंने ये बना रखा है, ये तुम्हें दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन जो है इस वक्त कहाँ है, हायर एनर्जी बैंड पे। ये हायर एनर्जी ऊपर की तरफ है, और ये तुम्हारा क्या है, लोअर एनर्जी बैंड है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो देखो ये क्या बने, होल्स बने हुए हैं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से होल्स पे जंप कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज करेगा, बिकॉज वो हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट पे जा रहा है। और रिलीज करते टाइम में क्या करेगा, वो एनर्जी को फोटॉन्स के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है। यही बना रखा है वहां पे। ठीक है, तुम्हें मीनिंग पता है, तुम भी बना देना। कंस्ट्रक्शन का क्या अंग्रेजी लिखना है, ऑपरेशन का क्या अंग्रेजी लिखना है, देख लेना PDF से। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड क्या करता है, सुनो ध्यान से, समझो समझो। फोटो डायोड जो है ना, वो एग्जैक्टली LED का क्या है, उल्टा है। फोटो डायोड क्या है, एग्जैक्टली LED का उल्टा है। तो पहले अगर मैं तुम्हें LED लिख के दिखा दूं, ठीक है, जो तुम समझ चुके हो, तो तुम सारा कुछ फोटो डायोड का आराम से लिख लोगे। LED में क्या होता है कि तुम उसमें करंट पास करते हो, करंट पास करते हो तो क्या निकलता है, लाइट, है ना? फोटॉन्स निकलते हैं, बेसिकली लाइट निकलता है। और करंट तुम पास कर पा रहे हो, काफी आसानी से पास कर पाते हो करंट, इसलिए हम क्या बोलते हैं, LED किस पे काम करती है, फॉरवर्ड बायस पे काम करती है। फोटो डायोड क्या है, एग्जैक्टली LED का उल्टा है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फोटो डायोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एग्जैक्टली LED का उल्टा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। फोटो डायोड में लाइट देने पे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो जब आप फोटो डायोड में लाइट चमकाओगे, तो लाइट की मदद से क्या करेगा, वो करंट को प्रोड्यूस करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा LED फॉरवर्ड बायस पे काम करता है ना, क्योंकि फोटो डायोड उल्टा है, तो वो किस पे काम करेगा, रिवर्स बायस पे काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें चीजें एक दूसरे से रिलेट करके याद रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि बस PDF लिए और रट्टा मारना शुरू कर दिया। समझना होता है, एक बार समझ लोगे, इजी हो जाता है, सिंपल। ठीक है, 10 मिनट तक किसी चीज को रटने से अच्छा है उसको 30 सेकंड के लिए मेरे वन शॉट वीडियो में देख लिया करो, समझ भी लोगे और प्रॉपर इंजीनियर तरह काम भी करोगे। ठीक है ना? तो LED का उल्टा फोटो डायोड क्या करेगा, लाइट से बिजली बनाएगा। ठीक है, और फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स बायस में काम करेगा। इतना समझ में आया फोटो डायोड के बारे में? हाँ जी, समझ में आ गया। अब अंग्रेजी देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो फोटो डायोड का सिंबल ऐसा होता है, बना सकते हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट चलो। क्योंकि बात किस में होने वाली है, रिवर्स बायस में, इसलिए मैंने रिवर्स बायस बना रखा है यहाँ पे। ठीक है ना? तो तुम्हें भी एग्जाम में रिवर्स बायस बना के दिखाना है। ये बहुत सारे होल्स हैं, मतलब ये P वाला टर्मिनल है, P वाला होता है हमारा पॉजिटिव। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये N वाला टर्मिनल, N वाला होता है हमारा नेगेटिव। मैं नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, ये देखिए, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से कनेक्ट हो गए हैं। ये होता है क्या, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, मतलब इधर सब कुछ पूरा नेगेटिव चल रहा है, और P पॉजिटिव, मतलब होल्स होल्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। तो होगा क्या कि ये रिवर्स बायस की तरह ऐड करेगा, मतलब ये सारे होल्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इस साइड क्या हो रहा होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो सारे होल्स इस तरफ खींचे जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ खींचे जा रहे हैं, रिवर्स बायस, जिस वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो चौड़ा होता जाएगा। है ना? इजी नहीं होगा अब इसको क्रैक करना, ये डिप्लीशन रीजन बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि होल्स को एक साइड खींच दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड खींच दिया गया। यहां तक हमें समझ में। रिवर्स बायस, ये तो होता है सर रिवर्स बायस में। अब क्या होता है, ठीक है, ये इसकी एक नॉर्मल सैचुरेटेड स्टेट होती है, जहां पर आपके सारे होल्स इस तरफ खींच दिए जाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ खींच दिए जाते हैं, ये इसकी नॉर्मल स्टेट होती है। और ये स्टेट तब होती है जब पूरी तरह से क्या होता है, अंधेरा होता है, जब फुल डार्क होता है ना, तब ये इस रिवर्स बायस की स्टेट में रखा रहता है। ठीक है ना? अब क्या होगा, इस पूरे अंधेरे में अगर मैं थोड़ा सा टॉर्च लेके लाइट मार दूं, ठीक है, इस पूरे अंधेरे में अगर मैं थोड़ा सा टॉर्च लेके लाइट मार दूं, लाइट मारने का मतलब क्या हुआ, कि मैंने इसको क्या दे दी है, लाइट दे दी है। ठीक है ना? लाइट दे दिया है, मतलब लाइट चमकाने का मतलब क्या होता है, फोटॉन्स को देना। ठीक है, याद करो, LED में फोटॉन्स रिलीज करता था, यहां मैं फोटॉन्स उसको दे रहा हूं। फोटॉन्स उसको दूंगा तो क्या होगा, इनके पास में आ जाएगी एनर्जी, और एनर्जी आ गई
तो ये इस बैरियर को तोड़ के बाहर भागना शुरू कर देंगे, और बाहर भागना शुरू करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? एनर्जी आ गई तो बाहर भागेंगे तोड़ के, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूं, ठीक है। तो होता क्या है, रिवर्स बायस में ये सिचुएशन बनती है। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये सिचुएशन बनती है कि ये पी वाले तुम्हारे पॉजिटिव, ये एन वाले तुम्हारे नेगेटिव, ठीक है। और ये सेपरेट हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। सारे होल्स को इधर खींच दिया गया है, ठीक है ना। सारे होल्स को इधर खींच दिया गया है, और सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इधर खींच दिया गया है, ठीक है ना। ओके। और अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया यहाँ पर, फोटॉन्स, लाइट एमिट कर दिया। लाइट एमिट कर दिया मतलब फोटॉन्स एमिट कर दिया, तो इनमें आ गई एनर्जी। और एक शब्द ये लिख देना कि इलेक्ट्रॉन ये होता है, होल ये होता है। तो ये गोले के अंदर बना दिया, मतलब मैंने क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बना दिया। तो इनको क्या बोलते हैं, हम पेयर बनाते हैं। तो जब ये रिवर्स बायस में होता है तो इस टाइप के बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जब ये फोटोन गिरता है ना इसके ऊपर, ये दे देता है इलेक्ट्रॉन को दबा के एनर्जी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की फितरत है, क्या फितरत है, कि पॉजिटिव से कनेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वैसे भी कहां भाग रहा था, यहां भाग रहा था। तुमने दे दी फोटोन को दबा के एनर्जी। तो अब फोटोन को एनर्जी मिलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से क्या होगा, कि वो इसको तोड़ के बाहर निकल आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से तोड़ के बाहर निकल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तोड़ के बाहर निकल रहा है। तो मैं सीधा बोलूंगा कि भाई मैं इसको रेड कलर में बनाता हूँ या ऑरेंज टाइप में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से तोड़ के बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। और वहीं पर दूसरे साइड में क्या हो रहा होगा, देखो दूसरे साइड में क्या हो रहा होगा, कि इलेक्ट्रॉन जैसे तोड़ के यहां निकला है, वैसे ही जो होल्स हैं, है ना, होल्स तो इधर पुश किए जा रहे थे, है ना। ये नेगेटिव साइड था, है ना, ये नेगेटिव, अंदर होल्स पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहे थे, होल्स इधर पुश किए जा रहे थे, तो होल्स यहां से तोड़ के बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो होल्स जो है वो यहां से तोड़ के बाहर निकलेंगे। और हमको पता है करंट हमेशा उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में कौन जाते हैं, होल्स जाते हैं। तो ये तुम्हारा किसका डायरेक्शन है, ये तुम्हारे करंट का डायरेक्शन है। ये तुम्हारी अंग्रेजी लिखी रहती है ना, वो यही सब लिखी रहती है तुम्हारी अलग अलग भाषा में। पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा। समझ लोगे ना एक बार मेरी बात को, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें अंग्रेजी लिखनी क्या है, और जो लिखी हुई अंग्रेजी उसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। फोटोन की एनर्जी की वजह से होल्स यहां से बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। होल का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे एग्जाम में बना के आ जाना दोस्त, ठीक है, लिख के आना ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे दबा के नंबर देगा ना तुमको, बिल्कुल भर भर के देगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। और डायरेक्शन ऑफ होल इज डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो करंट है ना, ये उल्टा फ्लो हो रहा है। कैसे उल्टा फ्लो हो रहा है, देखो उल्टा करंट क्या होता है, बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर उल्टा करंट, रिवर्स करंट मतलब क्या होता है। देखो ये तुम्हारा P होता है, ये तुम्हारा N होता है, ठीक है ना। तो पी एन जंक्शन में जब मैं P को क्या करता हूँ, पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ, N को नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है ना, करंट मेरा ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट मेरा कहाँ जा रहा है, देखिए यहां से घुस के यहां से निकल रहा है, मतलब करंट P से N की तरफ जा रहा है। इसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही जब मैं इसको बदल देता हूँ ना, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा P है, ये मेरा N है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया। अब मेरा जो करंट है ना वो ऐसा फ्लो होता है, ठीक है ना। तो करंट जब ऐसा फ्लो होता है तो करंट कहाँ जा रहा है, एन से पी की तरफ जा रहा है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अब करंट एन से पी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, दिस इज द रिवर्स करंट, ठीक है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि करंट जब मेरा, है ना, अंदर की तरफ पी से एन की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड करंट। और यही तुम्हारा पी एन में जब करंट अंदर की तरफ एन से पी की तरफ आए तो उसको हम रिवर्स करंट बोलते हैं। रिवर्स बायस में यही रिवर्स करंट होता है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट देखो ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट ऐसा जाएगा और अंदर घुसेगा, तो करंट ऐसा अंदर घुसेगा और ऐसा बाहर निकलेगा, मतलब करंट एन से पी की तरफ, क्या एन से पी की तरफ, क्या तो हम इसको रिवर्स करंट बोलेंगे। तो फोटो डायोड का जो वर्किंग है वो किस पे होता है, रिवर्स बायस पे होता है। फोटो डायोड पे जो करंट होता है वो क्या होता है, रिवर्स करंट होता है, ठीक है। रिवर्स करंट पे ही ये फोटो डायोड काम करता है, ओके, ठीक है, बहुत हैवी वोल्टेज पे। ओके, सो समझ में आ गया। तो मेन बेसिक क्या है, मेन बेसिक ये है कि भाई ये बैठा था शांति से, तुमने लाइट मार दिया, लाइट मारने से एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई तो ये जहां पे ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहा था उसको तोड़ के इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गया, ये जहां अट्रैक्ट हो रहा था यहां फ्लो होना शुरू हो गया, तो फिर फ्लो स्टार्ट हो गया। और ये सब अंग्रेजी में लिखी है। और भी अगर तुम्हें एग्जाम में एक सवाल आता है लिखने के लिए, तो तुम उसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो मैंने पूरा बता रखा है। देखो IMP क्वेश्चंस, इनफैक्ट सिंपल तो मैं दिखा देता हूँ कि ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तुम डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, सब कुछ तुम्हें एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है, PXE बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ जाओ,
यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, एसपीपीयू के पीवाईक्यूज, आईएमपी क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस जो कुछ हैं वो सब देखने को मिलेंगे। तुम अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की हो तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का तुम वहाँ पे क्लिक करके ढूंढ सकते हो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का भी बना के मैंने डाल रखा है, ठीक है ना। तो क्लिक करना, यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चंस पे क्लिक करना, यूनिट नंबर 1 दिख रहे हो, क्लिक करो, पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ में हर सवाल का जवाब कैसे लिखना है, ये पीवाईक्यू है तो ये जवाब लिखना है, ठीक है। अलग अलग एंड तक हर एक पीवाईक्यू का जवाब किस तरीके से लिखना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनानी है, फिर उसमें क्या सेंटेंसेस लिखने हैं जिससे तुम्हें प्रॉपर नंबर मिलेंगे, पूरा बता रखा है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्राइसिंग पे है, कभी 30 पे होता है, कभी 40 पे होता है, डिपेंड्स जैसा चल रहा होता है, मैं बना के डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इस चीज़ को अभी बनाना शुरू किया तो एक बात बता दूं, बिकॉज कभी कभी लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 का जैसे ही तुम्हारी वीडियो आया है तो वीडियो के साथ में ही मैं बना देता हूँ। तो अभी यूनिट नंबर 1 का मैंने बना के डाल दिया है, ठीक है ना। मैं आज रात को बैठ के यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे यूनिट नंबर 2 का वन शॉट तुम्हारा आएगा यूट्यूब पे, उसी समय यूनिट नंबर 2 का पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। जैसे यूनिट नंबर 3 का वन शॉट आएगा यूट्यूब पे, वैसे यूनिट नंबर 3 का भी तुम्हारा अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर कोई आज के आज ही खरीद रहा है तो मैसेज मत करना मेरे को वहां पे कि सर अपलोड नहीं है, अपलोड नहीं है। 1 का पूरा अपलोड है। आज रात को यूनिट नंबर 2 का वन शॉट आएगा, तो जैसे ही वन शॉट आएगा बन जाके वो अपलोड हो जाएगा। कल मैं यूनिट नंबर 3 और 4 बनाने वाला हूँ, तो कल यूनिट नंबर 3 और 4 के वन शॉट अपलोड होंगे, और कल यूनिट नंबर 3 और 4 के पीडीएफ भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए तुम्हारे पास अभी भी 5 दिन है, ठीक है ना। 4 से 5 दिन है, तो डोंट वरी, तब तक खत्म हो जाएगा, बट क्वालिटी में, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, जाके देख लो। और मेहनत से बनाया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। एंड कमेंट में बताओ यार अब तुम्हें और क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आगे और चीज़ों का इंतजाम करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। सो और एक बात भाई, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यही सेम चीज़ मैंने फिजिक्स के साथ भी कर रखी है, ठीक है। यही सेम चीज़ मैंने एफपीएल के साथ भी कर रखी है। यही सेम चीज़ मैंने केमिस्ट्री के साथ भी कर रखी है, ठीक है। यही सेम चीज़ मैंने, और क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक सी तो कर रखा है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट्स मैंने बना के रखा है। तो तुम अगर चैनल पे नए हो तो तुम बता दो कि सब है भाई अपने पास, चैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, बाकी के वन शॉट्स, बाकी के पीडीएफ सब मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बाय बाय, टेक केयर।